हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित एक मैराथन वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। इस मैराथन वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट और कल्चर से संबंधित आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सभी टॉपिक्स के सवाल हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। लगभग 350 सवाल मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ दोस्तों। कितने सवाल करवाने वाला हूँ? लगभग 350 से ज़्यादा सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे सवाल हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा एग्जाम में होते हैं। तो वो सवाल आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप मिस ना करें, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखिए दोस्तों। RSM SSB के द्वारा दोस्तों आर्ट और कल्चर से संबंधित सवाल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा सवाल अगर पूछे जाते हैं तो वो कला एवं संस्कृति के ही पूछे जाते हैं। और यहाँ पर सभी टॉपिक्स को हम कवर करते हुए इनके ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सवाल तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत तो आप इस क्लास को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए आप, और सवाल काफ़ी सारे हैं तो थोड़ा सा स्पीड में हम चलेंगे। पहला सवाल देखिए, हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम आपसे पूछा गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है, रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, प्रताप मंदिर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रताप मंदिर। आप लोगों को पता होगा दोस्तों हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों आपके हवा महल का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और एक कितनी मंजिला इमारत है आपकी? तो ये आपकी 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला हो जाएगी दोस्तों? 5 मंजिला इमारत है। और ये पाँचों मंजिला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कैसे याद रखोगे? तो पहली मंजिल का नाम हो जाएगा दोस्तों शरद मंदिर। शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा, ये आपको याद रखना है। शरद को कभी कभी प्रताप भी बोल दिया जाता है, तो यहाँ पर प्रताप मंदिर आपका दिया गया है। तो शरद मंदिर, प्रताप मंदिर, फिर आपका रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। इसको कैसे याद रखोगे? देखो सबसे ऊपर ही ऊपर हवा है, तो हवा के बाद में क्या है? प्रकाश है। थर्ड नंबर पे आपका विचित्र है, यहाँ पर आपका रत्न है और यहाँ पर आपका शरद और प्रताप है। तो ये पाँचों मंजिला आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो अगर हवा महल का वास्तुकार आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? लालचंद उस्ता हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। तो मुबारक महल आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका जयपुर में स्थित है। और मुबारक महल की एक खास बात है, ये मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? तो आमेर महल में अगर आपसे पूछा जाए दीवाने आम, दीवाने खास जो है दोस्तों, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में ही बिहारी नामक आपका जो कविता वो रहा करता था, जिसके द्वारा बिहारी सस्सई लिखी गई थी। तो आमेर महल में दीवाने आम और दीवाने खास अगर आपसे पूछा जाए तो इसका निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। अगला सवाल देखिए, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो डीग में जो आपके महल बने हुए हैं दोस्तों, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका निर्माण जो है दोस्तों, डीग के महलों का निर्माण ये महाराजा बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? तो याद रखिएगा, डीग में जो आपके महल बने हुए हैं इनका निर्माण बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? तो लालगढ़ पैलेस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? तो लालगढ़ पैलेस का निर्माण जो है ये गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? बीकानेर के शासक हो जाएंगे आपके गंगा सिंह, इनके द्वारा आपके लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया गया। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किन महलों की तुलना विंडसर महलों से की जाती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से महल है जिनकी तुलना आपके विंडसर के महलों से की जाती है दोस्तों? तो ये कौन से महल हो जाएंगे? आपके सिटी पैलेस उदयपुर वाले हो जाएंगे। देखो सिटी पैलेस दो है आपके, एक तो आपका जयपुर में भी है, एक आपका उदयपुर में भी है। लेकिन विंडसर महलों की संख्या जो दी जाती है दोस्तों, ये कौन से महलों को दी जाती है? ये आपके सिटी पैलेस उदयपुर वालों को दी जाती है। अगला सवाल देखिए, बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण जो हुआ था दोस्तों, ये किसके शासनकाल में हुआ? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है रंग विलास नामक चित्रशाला। तो अगर आपसे पूछा जाए चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ? तो चित्रशाला का जो निर्माण हुआ है दोस्तों
चित्र जो बनाए जाते हैं ये बड़ी उम्मीद से बनाए जाते हैं, यानी उमेश सिंह के काल में हुआ था। ठीक है, चित्र जो बनाए जाते हैं ये बड़ी उम्मीद से बनाए जाते हैं, यानी कि महाराव उमेश सिंह यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे रंग महल की बात की जाए तो रंग महल का निर्माण जो है ये शत्रुसाल या छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। तो ये दोनों सवाल काफ़ी बार बूंदी के रेस्पेक्ट में पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि आपको याद रखने हैं। अगला सवाल देखिए, चोकोलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो चोकोलाव महल जो है दोस्तों ये आपकी जोधपुर चित्रशैली से संबंधित है, और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों, तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फतेह प्रकाश महल जो है ये आपका कहाँ पर है? तो फतेह प्रकाश महल आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। सुख महल कहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों? तो सुख महल आपका बूंदी में हो जाएगा। केसर विलास महल कहाँ पर स्थित है? तो केसर विलास महल जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो केसर विलास महल आपका कहाँ पर हो जाएगा बताइए दोस्तों? एक आपका किशोरी महल है, तो किशोरी महल भी यहाँ पर दिया गया है। किशोरी महल तो आपका कहाँ पर हो जाएगा? भरतपुर में हो जाएगा। तो केसर विलास महल आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका सिरोही में स्थित है। तो केसर विलास पैलेस सिरोही में हो जाएगा, फतेह प्रकाश पैलेस चित्तौड़गढ़ में है, सुख महल पैलेस आपका बूंदी में हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बागोर हवेली आपकी कहाँ पर स्थित है? तो बागोर की हवेली तो आपकी उदयपुर में स्थित है। ठीक है, नथमल की हवेली आपकी कहाँ पर है? तो नथमल की हवेली आपकी जैसलमेर में है। ठीक है, सालिम सिंह की हवेली आपकी कहाँ पर है दोस्तों? तो सालिम सिंह की जो हवेली है ये भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये भी आपकी दोस्तों जैसलमेर में हो जाएगी। और लालचंद ठड्डा की हवेली कहाँ पर है? आपकी फलोदी में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जैसलमेर 2 बार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आपको सुमेलित करना है। ए में आपका 2 हो गया, बी में आपका दोस्तों आप इस तरीके से मिला लीजिए, बी में आपका 4 कर लीजिए आप, बी में 4 हो जाएगा, सी में आपका 1 हो जाएगा, इस तरीके से कर लीजिए, दोनों जैसलमेर ही हो जाएंगे आपके। और लालचंद ठड्डा की हवेली जो है ये आपकी फलोदी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से मिला लीजिए, दोनों जैसलमेर यहाँ पर दिया गया है। नथमल की हवेली भी जैसलमेर में और सालिम सिंह की हवेली भी आपकी जैसलमेर में है। लालचंद ठड्डा की आप याद रखना ये फलोदी में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेली आपकी प्रसिद्ध है? तो शेखावटी की हवेली आपकी प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में प्रसिद्ध आपकी सोने चांदी की जो हवेली है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मानसर झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मानसर झुंझुनू में स्थित है। और ये सवाल 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली अगर आपसे पूछी जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपकी सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? आपकी सुजानगढ़ में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, झाला हवेली किस जिले में स्थित है? तो झाला हवेली अगर आपसे पूछ ली जाए दोस्तों तो ये किस जिले में स्थित है? तो झाला हवेली देख के आप झालावाड़ आंसर मत कर देना। झाला हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? कोटा में हो जाएगी। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। तो जोधपुर में जो आपके प्राचीन राजाओं की छत्रियां हैं और उद्यान है उनके लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये मंडोर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मंडोर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको असुमेलित का चयन करना है। किसका चयन करना है? असुमेलित का चयन करना है। मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी अलवर में हो जाएगी। 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में हो जाएगी। जसवंतड़ा आपका जोधपुर में हो जाएगा। इसरलाट आपका भरतपुर में ना होकर कहाँ पर होगा दोस्तों? जयपुर में होगा। और जयपुर में इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो ईश्वरी सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जब आपका राजमहल का युद्ध हो गया था दोस्तों 1747 का, इसमें आपका ईश्वरी सिंह जीत गया था, तब दोस्तों इसरलाट का निर्माण करवाया गया था जयपुर में। अगला सवाल देखिए, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? अभी मैंने आपको बताया बूंदी में हो जाएगी दोस्तों। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जसवंतड़ा आपका कहाँ पर स्थित है? तो जसवंतड़ा आपका कहाँ पर हो जाएगा बताइए? तो जसवंतड़ा आपका जोधपुर में हो जाएगा दोस्तों। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। ठीक है, डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो गोपाल सिंह की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है? ये सवाल आपका पिछली बार रीट के एग्जाम में पूछा गया था। ये आपकी करौली में स्थित है। तो गोपाल सिंह की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? करौली में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, शहर और छतरियाँ यहाँ पर दी गई है, इनको आपको सुमेलित करना है। तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर में आपकी गेटोर की छतरियाँ हो जाएगी। ठीक है, जसवंतड़ा मैंने आपको बता दिया जोधपुर में हो जाएगा। छत्र विलास आपका कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा। और बड़ा बाग आप याद रखना दोस्तों, बड़ा बाग की जो छतरियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित है आपकी? तो बड़ा बाग की छतरी आपकी जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सुमेलित करोगे तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? चांद बावड़ी आबानेरी दौसा दिया गया है, बिल्कुल सही है। त्रिमुखी बावड़ी आपका उदयपुर दिया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राम रस दे के द्वारा करवाया गया था, जो कि राज सिंह की पत्नी थी। नौलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर दी गई है, तो ये भी आपकी सही है।
तो यहाँ पर आपके सभी सुमेलित है। अगला सवाल देखिए, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये रानी प्रेमल देवी के द्वारा आपका करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? प्रेमल देवी के द्वारा आपके नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया। और आपसे पूछा जाए नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, तो डूंगरपुर में है। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जलमहल अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो बाटाडू के कुएं बाड़मेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाटाडू के कुएं बाड़मेर को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, हाडी रानी की बावड़ी स्थित है। तो हाडी रानी की बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये टोडा रायसिंग में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी? टोडा रायसिंग में हो जाएगी। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, संत और संप्रदाय के सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो निर्गुण भक्ति संप्रदाय यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। दादूपंथी, निरंजनी, जसनाती, रामदासी। तो रामदासी जो है दोस्तों ये आपका निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। ठीक है, ये आपका निर्गुण भक्ति नहीं हो जाएगा, ये सगुण हो जाएगा। तो दादूपंथी, निरंजनी, जसनाती ये आपके निर्गुण भक्ति से संबंधित है, जबकि रामदासी से संबंधित नहीं है। उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद जी के शिष्य थे। तो दोनों संत जो थे वो रामानंद जी के शिष्य हो जाएंगे। तो धन्ना और आपके पीपा। तो धन्ना और पीपा किनके शिष्य थे दोस्तों? तो ये रामानंद जी के शिष्य थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। धन्ना और पीपा जो थे ये किसके शिष्य हो जाएंगे? रामानंद जी के शिष्य हो जाएंगे। संत पीपा कहाँ के शासक थे? तो संत पीपा आपके कहाँ के शासक हो जाएंगे? गागरोन के शासक हो जाएंगे। कहाँ के शासक हो जाएंगे दोस्तों? गागरोन के शासक हो जाएंगे आपके संत पीपा जी। निम्न में से किस लोक संत को दर्जी संप्रदाय अपना आराध्य मानता है? तो दर्जी संप्रदाय अपना आराध्य किसको मानता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो संत पीपा जी को दोस्तों दर्जी संप्रदाय जो है वो अपना आराध्य मानता है। और ये सवाल आपके सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इन सवालों को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, सभी सवालों को आप देखें। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो हंसा देवी और लोहट जी किस लोक देवता के माता पिता का नाम हो जाएगा दोस्तों? ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपके जाम्बोजी का। किनका हो जाएगा दोस्तों? जाम्बोजी का हो जाएगा। हालांकि इनको संत और संप्रदाय में काउंट किया जाता है, लोक देवता नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर कर लेना आप, किस संत के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो ये जाम्बोजी का हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो पर्यावरण जैसी चेतना की आधुनिक शब्दावली का महत्व किसने जान लिया था बहुत पहले? तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके जाम्बोजी के द्वारा जान लिया गया था। किनके द्वारा जान लिया गया था दोस्तों? जाम्बोजी के द्वारा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस संत को उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने कत्रियासर के पास भूमि प्रदान की थी? तो कत्रियासर के पास सिकंदर लोदी के द्वारा उनको भूमि प्रदान की गई थी। ये आपके कौन हो जाएंगे? तो संत जसनाथ जी हो जाएंगे। संत जसनाथ जी को दोस्तों सिकंदर लोदी ने प्रभावित होकर कत्रियासर के पास में भूमि प्रदान की थी। तो कत्रियासर देखते आपका आंसर निकल जाएगा जसनाथ जी। कत्रियासर बीकानेर। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है? जन्म इनका 1482 ईस्वी में बीकानेर के कत्रियासर में हुआ। कत्रियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। 1506 ईस्वी में इन्होंने कत्रियासर में समाधि ली। इनके उपदेश सिम्बुधड़ा और आपके कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो आपका सही नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर बी आपका सही नहीं है। कत्रियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सब सही है। जन्म इनका 1482 कत्रियासर में हुआ था। 1506 में दोस्तों इन्होंने कत्रियासर में समाधि ले ली थी। कहाँ पर समाधि ली थी? कत्रियासर में समाधि ली थी। और इनके सिम्बुधड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इन्होंने जो साधना की थी दोस्तों वो कहाँ पर की थी। ठीक है, गोरख मालिया, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, धौलीधूप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? तो धौलीधूप ग्राम जो है ये आपका किस संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपके लालदासी संप्रदाय से संबंधित है धौलीधूप गांव। तो धौलीधूप गांव आपसे पूछा जाए तो किससे संबंधित है? ये आपके लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संत हरिदास जी के द्वारा दोस्तों आपके निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो मंत्र राजप्रकाश अगर आपसे पूछा जाए किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है दोस्तों, तो क्या आप बता दोगे? क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संत हरिदास। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वो कौन थे? तो ये आपके दादू दयाल जी थे दोस्तों। ठीक है, दादू दयाल जी जो थे दोस्तों इनका जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, बाद में ये आपके सांबर जयपुर आ गए थे और यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा इनको इन्वाइट किया गया था दादू दयाल जी को 1585 में। आगे देखिए, जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम है। तो जहाँ दादू दयाल जी ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या हो जाएगा आपका? नारायणा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? तो दादू पंथ की शाखाओं में कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है दोस्तों? विरक्त आपको देखने को मिलेगा, खाकी देखने को मिल जाएगा, नागा देखने को मिल जाएगा। तो 5 भागों में आपकी दादू पंथ की शाखाएं विभाजित हो गई थी। कहीं कहीं आपको 6 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ पर गोड़ियाँ नहीं थी दोस्तों। सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, दादू जी के कौन से शिष्य आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? तो आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहे थे दोस्तों आपके, बताइए? तो संत रज्जब जी यहाँ पर रहे थे। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राजस्थान की राधा किसे कहा जाएगा? मीराबाई को कहा जाएगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुड़की पाली में इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल देखिए, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है? तो यहाँ पर पूछा गया आपसे हरनावा। तो हरनावा किससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों? तो हरनावा जो है ये रानाबाई से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रानाबाई इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध आपका हरनावा नागौर से हो जाएगा। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? तो बेणेश्वर धाम की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो ये संत माऊजी के द्वारा आपके बेणेश्वर धाम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? तो संत रामचरण जी जो है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म सोडा गांव डिग्गी टोक में हुआ था। तो सोडा गांव टोक में हुआ था, ये आप याद रखिएगा, संत रामचरण जी के जन्म। तो यहाँ पर ये राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी दोस्तों, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सोडा गांव टोक में हुआ था। अगला सवाल देखिए, राम स्नेही संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो राम स्नेही संप्रदाय जो है ये अपना फुलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में अपना दोस्तों आपके फुलडोल महोत्सव मनाते हैं। भीलवाड़ा शाहपुरा दोनों ऑप्शन में हो तो शाहपुरा आपको आंसर करना है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? विष्णुई संप्रदाय मुकाम तालवा दिया गया है, जसनाती संप्रदाय कत्रियासर दिया गया है, राम स्नेही संप्रदाय बनेड़ा है, लालदासी संप्रदाय धोरी दूब है। तो देखिए भैया, लालदासी बिल्कुल सही दिया गया है, जसनाती आपका कत्रियासर बीकानेर बिल्कुल सही है, और विष्णुई संप्रदाय का आपका दोस्तों मुकाम तालवा जो है ये इनसे संबंधित है, ये भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, और मुकाम तालवा जो है इंडिविजुअल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय यहाँ पर बनेड़ा दिया गया, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का 13पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 13पंथी संप्रदाय जो है दोस्तों ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो 13पंथी संप्रदाय जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसके जो थे भीखंड जी जो थे इसके प्रवर्तक थे, और ये आपका जैन धर्म से संबंधित है 13पंथी संप्रदाय। अगला सवाल देखिए, सांगल्या धूणी सीकर किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? तो सांगल्या धूणी जो है दोस्तों ये किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सांगल्या धूणी सीकर ये किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? तो ये संवर्गीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन है। तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित असत्य कथन आपको बताना है। वल्लभाचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय जो है दोस्तों ये नाथद्वारा वाला हो जाएगा आपका। वल्लभाचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के लोग कृष्ण को बाल रूप में पूजते हैं, तो कृष्ण भगवान की पूजा ये बाल रूप में करते हैं, ये बात भी सही है। इस संप्रदाय में प्रचलित संगीत हवेली संगीत कहलाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ABC तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें जो आपके संगीत है उनको हवेली संगीत कहा जाता है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, कौन सा संप्रदाय राधा को श्री कृष्ण की परिणीता मानकर पूजा करता है? तो राधा जो है दोस्तों इनको श्री कृष्ण की परिणीता मानकर पूजा कौन करता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये निम्बार्क संप्रदाय करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्बार्क संप्रदाय जो है दोस्तों ये आपका निम्बकाचार्य यानी ये अजमेर से संबंधित है, आपका सलेमाबाद अजमेर। तो कौन सा संप्रदाय राधा को श्री कृष्ण की परिणीता मानकर पूजा करता है? अगर आपसे पूछा जाए तो निम्बार्क संप्रदाय हो जाएगा। सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो सलेमाबाद में आपके जो निम्बाकाचार्य पीठ थी दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके परशुराम देव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? परशुराम देव के द्वारा की गई थी। रेवासा सीकर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ किसने स्थापित की? तो रेवासा सीकर में दोस्तों आपके रामानंदी संप्रदाय की एक पीठ है जो कि किसके द्वारा स्थापित की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये अग्रदास जी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये आप याद रखना दोस्तों, अग्रदास जी के द्वारा रेवासा सीकर में आपके रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? अग्रदास जी के द्वारा। अगला सवाल देखिए, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो गोविंद देव जी का मंदिर जो आपका जयपुर में बना हुआ है ये सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था, और एक गोविंद देव जी का मंदिर आपका वृंदावन में भी बना हुआ है, वो मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था, और एक मंदिर आपका मदन मोहन मंदिर जो कि करौली में बना हुआ है। तो ये दोनों मंदिर जो है दोस्तों ये आपके कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये आपके गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है? तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ और इसके अलावा संत चरणदास जी की समाधि आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी दिल्ली में हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, चरणदास जी जो थे ये तो राजस्थान के संत थे, लेकिन इनकी प्रधान पीठ जो है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इनकी समाधि भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? दिल्ली में हो जाएगी।
सजोबाई का गुरु कौन था? तो सजोबाई का गुरु अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? तो सजोबाई, दयाबाई, इनके गुरु कौन हो जाएंगे? आपके चरणदास जी हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा, लालगिरी जी अलकिया संप्रदाय, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, संत दास जी गुदड़ संप्रदाय। यहाँ पर कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रामचरण जी का राम स्नेही संप्रदाय बिल्कुल सही दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लालगिरी जी का अलकिया संप्रदाय ये भी बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर हरिदास जी का निरंजनी संप्रदाय ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी ने की थी। और गुदड़ संप्रदाय जो है दोस्तों, इसकी स्थापना आपके संत दास जी के द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। चारों यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि सभी यहाँ पर सम्मिलित है। सभी यहाँ पर क्या है? सुमिलित है। तो सभी युग में यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। तो 13 पंथ के प्रवर्तक आपके कौन रहे हैं? जो कि मैं आपको बता रहा था जैन धर्म से संबंधित है। तो इसके प्रवर्तक आपके कौन रहे हैं दोस्तों? तो ये भिखंड जी रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वागड़ की मीरा के रूप में प्रसिद्ध है। तो वागड़ की मीरा के रूप में किसे जाना जाता है? तो गौरीबाई जो है दोस्तों, इन्हें वागड़ की मीरा के रूप में जाना जाता है। सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भूरीबाई अलग दिया गया है। सादरगढ़ उदयपुर, ये सादरगढ़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सादरगढ़ उदयपुर, क्योंकि हो सकता है आपको उदयपुर देखने को ना मिले, डायरेक्ट सादरगढ़ आपको दे दिया जाए। ज्ञानमती बाई गजगौर जयपुर, रानी रूपादे सादड़ी प्रतापगढ़, कर्माबाई नागौर, इनमें से कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? तो भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र आपका मेवाड़ रहा है। सादरगढ़ उदयपुर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ज्ञानमती बाई का गजगौर जयपुर बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर। तो ज्ञानमती का गजगौर जयपुर हो जाएगा। कर्माबाई का नागौर बिल्कुल सही है। यहाँ पर रानी रूपादे का गलत दिया गया है दोस्तों। सादड़ी प्रतापगढ़ जो दिया गया है ये रानी रूपादे का गलत दिया गया है। अगला सवाल देखिए, रानी रूपादे जो थी दोस्तों, ये मल्लीनाथ जी की पत्नी थी आपकी। और इनके कहने पर ही दोस्तों मल्लीनाथ जी ने जो है दीक्षा ग्रहण की थी आपकी, और फिर वो आपके संत बने थे। आगे देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में सत्य कथन है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। मोहम्मद गौरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी गई थी, बिल्कुल सही है। अजमेर दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। तो अजमेर में जो दरगाह बनी हुई है दोस्तों, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह आपके इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ये बात भी आपकी सही है। अकबर ने दरगाह को 18 गांव भेंट किए थे। तो अकबर ने दरगाह को दोस्तों 18 गांव भेंट किए थे। ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी के द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे दोस्तों, उनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी गई थी। और अजमेर में जो दरगाह बनी हुई है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और अकबर ने दरगाह के लिए कितने गांव भेंट किए थे? तो 18 गांव भेंट किए थे। तो तीनों बातें ये बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर आपकी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सन्यासियों के सुल्तान सुल्तान उल तारकीन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सन्यासियों के सुल्तान, जिन्हें सुल्तान उल तारकीन की उपाधि दी जाती है, किन्हें जाना जाता है? तो ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। ठीक है। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। इन्हें सुल्तान उल तारिकिन की उपाधि भी दी जाती है। किस सूफी संत का उर्स कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है? तो ऐसे कौन से आपके सूफी संत हैं दोस्तों जिनका उर्स आपके कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है? बताइए कौन से हो जाएंगे आपके दोस्तों? तो हजरत शक्कर पीर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हजरत शक्कर पीर। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। कौन हो जाएंगे? हजरत शक्कर पीर। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो नाथ संप्रदाय जो है दोस्तों, देखो नाथ संप्रदाय अलग है, आपका वल्लभाचार्य संप्रदाय अलग है। ठीक है। वल्लभाचार्य संप्रदाय की पीठ आपके नाथ द्वारा में हो जाएगी, लेकिन नाथ संप्रदाय आपका अलग है। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना आपकी कहाँ पर हुई थी? तो ये जोधपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? जोधपुर में हुई थी। ठीक है। और नाथ संप्रदाय से आपके मान सिंह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, जोधपुर के राजा। तो इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था? माननाथ कर लिया था। ये नाथ पीछे लगा लिया था इन्होंने। ठीक है। माननाथ इन्होंने अपना नाम कर लिया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन से लोक देवता राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं हैं? तो कौन से लोक देवता आपके ऐसे हैं जो कि आपके पंचपीरों में शामिल नहीं हैं? तो ये मैंने आपको काफ़ी बार करवाया है। फाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगाजी जी हाँ। तो फाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगाजी जी हाँ। यहाँ पर तेजाजी नहीं है। ठीक है। पंचपीरों में शामिल जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो रामदेव जी की समाधि आपको कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? रूणीचा, जैसलमेर में हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक किसके मेले को माना जाता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक रामदेव जी के मेले को माना जाता है। ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव का इन्होंने संदेश दिया था और इनके दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का इनको प्रतीक माना जाता है। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, तो गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल देखिए, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है?
तो जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी जो है दोस्तों, इनको जहार पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ था दोस्तों गोगा जी का, और उन्होंने ही दोस्तों इन्हें जहार पीर की उपाधि दी थी। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो खेजड़ी वृक्ष जो है ये राजस्थान के कौन से लोक देवता है दोस्तों जिनका प्रतीक हो जाएगा? तो आपने सुना होगा गोगा जी की जो थान होती है वो आपके कौन से वृक्ष के नीचे बनाई जाती है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी की थान बनाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका, सलजी सोलंकी संबंधित है? तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था चांदोजी और डामोजी, देखे बस ये दो नाम दिए गए थे और आपसे पूछा गया था चांदोजी और डामोजी का संबंध जो है दोस्तों ये कौन से लोक देवता से हैं? तो ये किसके मित्र थे दोस्तों? तो ये फाबू जी के मित्र थे, ये आप याद रखना। चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी। तो हरमल जी, रायका, सलजी सोलंकी, चांदोजी, डेमाजी, ये किसके आपके दोस्त थे, किसके फ्रेंड थे, किसके सहयोगी थे? तो ये फाबू जी के सहयोगी थे। ठीक है, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ये सिंपल सा सवाल आपके फाबू जी हो जाएंगे। ऊँटों का देवता किन्हें माना जाता है? तो ये फाबू जी को माना जाता है। कौन से लोक देवता भुंडेल के थे? तो भुंडेल के आपके कौन से लोक देवता हो जाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो भुंडेल के कौन हो जाएंगे? आपके हड़बू हो जाएंगे। याद रखना दोस्तों, भुंडेल से किनका संबंध था? हड़बू का संबंध था। ठीक है, और बेंगटी फलोदी से किनका संबंध हो जाएगा? वो भी हड़बू का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा होती है। तो लकड़ी की गाड़ी की पूजा किनकी होती है दोस्तों? तो ये हड़बू की होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राव जोधा जोधा, उनको एक कटार भेंट की थी हड़बू जी ने, ये आप याद रखिएगा। तो राव जोधा को एक कटार किसने भेंट की थी? हड़बू जी ने भेंट की थी। फिर उसने मंडोर विजिट किया था। ठीक है, तो हड़बू जी के आशीर्वाद से ये सब हुआ था। हड़बू जी का संबंध भुंडेल से भी हो जाएगा, और हड़बू जी का संबंध जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर हो जाएगा? बेंगटी फलोदी जोधपुर में हो जाएगा। मेहाजी मांगलिया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेहाजी मांगलिया जो है दोस्तों इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो मेहाजी जो थे ये सबके बाप थे, इस तरीके से याद रखना है आपको। तो मेहाजी मांगलिया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? बापनी जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, बाप से आप याद रख सकते हो। किनको औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है? तो औषधि शास्त्र का ज्ञाता किसे माना जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो अगर आपसे पूछा जाए औषधि शास्त्र का ज्ञाता किसे माना जाता है? तो औषधि शास्त्र का ज्ञाता आपके देवनारायण जी को माना जाता है, क्योंकि देवनारायण जी का जो दोस्तों मंदिर होता है इसमें आपकी मूर्तियाँ नहीं होती है, जो आपकी जो ईंट होती है दोस्तों उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे जो है इनका मंदिर होता है। तो नीम के पेड़ के नीचे इनका मंदिर होता है। तो नीम क्या है? एक औषधि टाइप ही है। तो औषधि शास्त्र का ज्ञाता किन्हें माना जाता है? देवनारायण जी को माना जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जब भी आपको देवनारायण जी के भजन गाने हो दोस्तों तो किस वाद्य यंत्र को आप प्रयोग में लेंगे? तो कौन सा वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र आपको यूज में लिया जाता है। और देवनारायण जी की फड़ के ऊपर दोस्तों 2011 में डाक टिकट भी जारी हो चुका है। इनकी फड़ के ऊपर 2011 में डाक टिकट भी जारी हो चुका है। जंतर वाद्य यंत्र से इनकी फड़ का वाचन किया जाता है, और रावण हत्ता वाद्य यंत्र से फाबू जी के फड़ का वाचन किया जाता है। दोनों बातें अलग अलग है। और एक आपका आता है माठ वाद्य यंत्र। तो फाबू जी के फव्वाड़े जो है दोस्तों, फाबू जी के फव्वाड़े जो हैं वो आपके माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, जबकि उनकी फड़ जो है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। तो ये तीनों बातें काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला सवाल देखिए, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, कौन से लोक देवता की पत्नी सती हो गई थी? तो ये तेजाजी की पत्नी सती हो गई थी। ये सवाल मैंने आपको कल टेलीग्राम पर अपलोड किया था, तो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया था दोस्तों। ठीक है, तेजाजी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तेजाजी की पत्नी जो थी इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों सती हो गई थी। आपको याद होगा 1073 ईस्वी में दोस्तों आपके, चलो इसको रहने दीजिए आप अभी, तेजाजी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परबतसर का मेला जो है दोस्तों ये किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों, बताइए। तो तेजाजी की स्मृति में आपका परबतसर नागौर में मेला लगता है। चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो चार हाथों वाले देवता के रूप में आपके कौन प्रसिद्ध है? तो कल्लाजी जो है दोस्तों ये आपके चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है। 1568 में जब अकबर के द्वारा दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था, तब आपके जो चार हाथों वाले देवता है यानी कल्लाजी जो है दोस्तों इन्होंने यहाँ पर युद्ध लड़ा था, और इनके ऊपर जयमल फत्ता को बिठा लिया था, क्योंकि उनका पैर घायल हो गया था। तो जयमल जो था वो ऊपर बैठ गया था और कल्लाजी नीचे थे। तो जयमल और फत्ता यानी दो हाथ उनके दो हाथ इनके, तो इसीलिए इन्हें चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। ठीक है, और ये बात कब की हो जाएगी? 1568 की हो जाएगी, जिस समय कौन शासक थे? महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह शासक थे। अगला सवाल देखिए, कल्लाजी का आदि स्थान कहाँ स्थित है? तो कल्लाजी का जो आदि स्थान है ये आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो रुंडेला। तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? रुंडेला से हो जाएगा दोस्तों। तो कल्लाजी का अगर आदि स्थान आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका रुंडेला में हो जाएगा। रेड्डी गांव बीकानेर किस लोक देवता का जन्म स्थल है?
तो रिड्डी गांव बीकानेर जो है दोस्तों ये किस लोक देवता का आपका जन्म स्थल हो जाएगा? तो रिड्डी गांव बीकानेर जो है दोस्तों ये बीगाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीगाजी से संबंधित है। तो बीगाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रिड्डी गांव बीकानेर में हुआ था। भूरिया बाबा किन के आराध्य देवता है? तो अगर आपसे पूछा जाए भूरिया बाबा जो है दोस्तों ये किन के आराध्य देवता है? तो गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता कौन हो जाएंगे? भूरिया बाबा हो जाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, जालोर जिले के सातू गांव में किस लोक देवता का मेला भरता है? तो जालोर जिले का जो आपका सातू गांव है दोस्तों यहाँ पर कौन से लोक देवता का मेला भरता है? तो वीर फत्ता जी का मेला जो है दोस्तों ये आपके सातू गांव जालोर में भरता है। ठीक है, तो वीर फत्ता जी का संबंध कहाँ से हो जाएगा? सातू गांव जालोर से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा किसने ली थी दोस्तों? मैंने आपको बताया मल्लीनाथ जी की पत्नी थी रूपा दे। तो रूपा दे की प्रेरणा से दोस्तों योग साधना की दीक्षा किन्होंने ली थी? मल्लीनाथ जी ने ली थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे बना हुआ है, तो लूणी नदी के किनारे किनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है ये लूणी नदी के किनारे आपका बना हुआ है तिलवाड़ा बाड़मेर में। याद रखिएगा कहाँ पर बना हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में बना हुआ है। एक तलवाड़ा बांसवाड़ा वाला है वो आपका अलग है। ठीक है, देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देव बाबा का मुख्य मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो नंगला जहाज भरतपुर में आपका देव बाबा का जो है वो मुख्य मंदिर हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, तो पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट सवाल है। देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो नंगला जहाज भरतपुर में बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, हिमाचल में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा होती है? तो हिमाचल में अगर बालकनाथ जी की बात की जाए तो किस रूप में इनकी पूजा की जाती है? तो रूपनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो बालकनाथ जी जो है दोस्तों इनकी पूजा हिमाचल प्रदेश में भी होती है। तो हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा किस रूप में की जाती है? ये आपसे पूछा जाए तो किस रूप में की जाती है? तो इसी से याद रख लेना आप, रूप से रूपनाथ। ठीक है, किस रूप में की जाती है? तो रूपनाथ के रूप में ही की जाती है। इस तरीके से याद रख सकते हो। अगला सवाल देखिए, करौली के केला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो करौली में जो केला देवी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों काफ़ी फेमस मंदिर है आपका। तो केला देवी का जो मंदिर बना हुआ है करौली के अंतर्गत, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? याद होना चाहिए आपको, किसने करवाया था दोस्तों? गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जो लांगुरिया गीत संबंधित है आपके भक्ति गीत है वो भी आपका केला देवी से ही संबंधित है। ठीक है, तो गोपाल सिंह आपको याद होना चाहिए, गोपाल सिंह। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो चूहों से किनका संबंध हो जाएगा? तो देशनोक बीकानेर करणी माता जी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चारण चर्जाए से क्या अभिप्राय है? तो चारण चर्जाए जो होती है दोस्तों इनसे क्या अभिप्राय है आपका, ये बता दीजिए। तो करणी माता की जो स्तुतियाँ होती है दोस्तों उन्हें चारण चर्जाए कहा जाता है। तो करणी माता की जो स्तुतियाँ होती है इन्हें क्या कहा जाता है? चारण चर्जाए कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वह शासक जिसने देशनोक स्थित करणी माता मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित करवाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों जिसने आपकी करणी माता जी का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में उनके दरवाजे सोने से निर्मित करवाए थे? तो सोने से निर्मित किसने करवाए थे दोस्तों, बताइए किसने करवाए थे ये आपके? तो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा करवाए गए थे। किसके द्वारा करवाए गए थे? अलवर के महाराजा जो थे दोस्तों बख्तावर सिंह, उनके द्वारा ये करवाए गए थे। अगला सवाल देखिए, चेचक या खोड़ की देवी के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है। तो चेचक की देवी के प्रसिद्ध नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा, चेचक की देवी, कोड की देवी, महामाया, ये सब किनको कहा जाता है? शीतला माता को कहा जाता है। तो ये शीतला माता आप याद रखना। ठीक है, तो चेचक की देवी के रूप में शीतला माता आपकी दोस्तों जिनका मंदिर चाकसू बीकानेर में, चाकसू जोधपुर, ये जयपुर में हो जाएगा। चाकसू जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, शीतला माता का। और चाकसू जयपुर में इनका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो माधु सिंह के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो चेचक या कोड की देवी के नाम से शीतला माता को जाना जाता है। चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। माधु सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर आपका असंगत है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर आपका असंगत है ये आपको बताना है दोस्तों। केला देवी का मंदिर आपका करौली में हो जाएगा। करणी माता का मंदिर आपका देशनोक में है। जीण माता का मंदिर आपका जमुआ रामगढ़ में है। रानी सती आपका झुंझुनू में है। तो बताइए यहाँ पर असंगत आपका कौन सा है? तो यहाँ पर केला देवी करौली सही है, करणी माता देशनोक सही है, रानी सती झुंझुनू सही है। जीण माता जो है ये आपका रेवासा सीकर होना चाहिए। यहाँ पर जमुआ रामगढ़ आपका गलत दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? तो कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किनके गीत आपके गाए जाते हैं दोस्तों? तो जीण माता के गीत गाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कनफटे जोगियों का संबंध किससे है? जीण माता से है। और डमरू और सारंगी ये दो वाद्य यंत्र एक बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो याद रखना डमरू और सारंगी, जिसमें सारंगी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ जीण माता के गीत गाए जाते हैं। त्रिपुरा सुंदरी माता की काले पत्थर की 18 भुजी प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी माता की काले पत्थर की जो 18 भुजी प्रतिमा है
ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, बांसवाड़ा में कहाँ पर दोस्तों? तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तलवाड़ा नामक गाँव है आपका, बांसवाड़ा में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी माता, इनको तुरताई माता भी कहा जाता है, तुरताई या तुरलाई माता भी इन्हें कहा जाता है। इनकी 18 भुजी प्रतिमा है। कितनी भुजी प्रतिमा है दोस्तों? 18 भुजी प्रतिमा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित है ये आपको बताना है दोस्तों। आई माता आपका बिलाड़ा जोधपुर दिया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नारायणी माता आपका सीकर दिया गया है। केवाई माता जोधपुर है और आपका चौथ माता टोंक दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा जो है ये आपका सुमेलित है पूछा गया है, तो सुमेलित तो आपका पहला हो जाएगा, आई माता आपका बिलाड़ा जोधपुर हो जाएगा। चौथ माता आपका दोस्तों टोंक ना होकर ये सवाई माधोपुर आपका होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, और नारायणी माता जो है दोस्तों ये नाई जाति की आपकी आराध्य देवी है। ठीक है, कुल देवी है नारायणी माता, कुल देवी। आगे देखिए, सुगाली माता की 10 सिर और आपके 54 हाथ की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो 10 तो सिर है और 54 हाथ है, तो 10 सिर और 54 हाथ वाली सुगाली माता की प्रतिमा आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपकी पाली में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? पाली में हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? अच्छा, ये शिला देवी पूछा गया है। हमने जो डिस्कस किया था वो शीतला माता का मंदिर था। तो शीतला माता का मंदिर तो किसने बनवाया था? तो वो तो आपके माधो सिंह के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन शिला देवी का अगर आपसे पूछा जाए तो ये मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो शिला देवी का पूछा जाए तो ये तो मान सिंह ने बनवाया था, और शीतला माता पूछा जाए तो वो माधो सिंह ने बनवाया था। तो दोनों याद रखना दोस्तों, माधो सिंह ने तो आपका शीतला माता का बनवाया था और मान सिंह ने आपका शिला देवी का जो आमेर में बना हुआ है वो बनवाया था। अगला सवाल देखिए, बदनोट भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कुशाल माता के मंदिर का निर्माण बदनोर भीलवाड़ा में किसने करवाया था दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बदनोर भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो बदनोर भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण पूछा जाए अगर आपसे तो किसने करवाया था? तो ये आपके राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। सीताबाड़ी प्रतापगढ़ में स्थित सीता माता मंदिर में मेला भरता है। तो ये सीताबाड़ी प्रतापगढ़ वाला पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर सीता माता मंदिर में मेला भरता है, तो ये आपका कब भरता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये कब भरता है? तो ये आपका ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। कब भरता है? ये आपका ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। तो सीताबाड़ी प्रतापगढ़ में स्थित सीता माता मंदिर में मेला कब भरता है? तो ये ज्येष्ठ अमावस्या में भरता है। कब भरता है दोस्तों? ज्येष्ठ अमावस्या में आपका भरता है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देखिए, हमीर को चित्तौड़गढ़ विजय का आशीर्वाद किस देवी ने दिया था? तो हमीर को चित्तौड़गढ़ विजय का आशीर्वाद किस देवी ने दिया था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये बरवड़ी माता ने दिया था दोस्तों, बरवड़ी माता ने दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हमीर को चित्तौड़गढ़ विजय का आशीर्वाद जो है वो किसने दिया था? तो सिसोदिया वंश की शाखा की स्थापना हमीर के द्वारा ही की गई थी। और किसके आशीर्वाद से की गई थी? तो बरवड़ी माता, आप याद रखना दोस्तों, बरवड़ी भी बोला जाता है, बरवड़ी माता। ठीक है, बरवड़ी माता के आशीर्वाद से इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? कछुआ वंश शीला देवी दिया गया है, बीकानेर के राठौड़ वंश करणी माता दिया गया है, करौली के यादव केला देवी दिया गया है, सोनगरा के चौहान अन्नपूर्णा माता यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? तो कछुआ वंश शीला देवी सही है, बीकानेर के राठौड़ वंश की आपकी कुल देवी करणी माता सही है, करौली के यादव वंश की कुल देवी केला देवी सही है, लेकिन सोनगरा के चौहानों की अन्नपूर्णा जो दिया गया है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लोक देवी स्थान में से सुमेलित नहीं है। तो लोक देवी और स्थान में से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। शीला देवी आमेर दिया गया है, सही है। शीतला माता चाकसू दिया गया है, सही है। दधिमती माता का मंदिर गोट मांगलोद नागौर में हो जाएगा, ये भी सही है। आई माता दोस्तों ये आपका बिलाड़ा जोधपुर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ओशिया नहीं होगा, यहाँ पर बिलाड़ा जोधपुर होगा। ओशिया में आपका सचिया माता का हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इडाना माता आपकी उदयपुर दिया गया है, घेवर माता जो है ये राजसमंद है, बरवड़ी माता अभी हमने डिस्कस किया चित्तौड़गढ़, आमजा माता जयपुर दिया गया है। तो इडाना माता उदयपुर सही है, घेवर माता राजसमंद सही है, बरवड़ी माता चित्तौड़गढ़ सही है, आमजा माता उदयपुर जयपुर जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों सारे आपके। देखिए अगला सवाल, भारत में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो शक संवत जो था दोस्तों इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो याद रखिएगा जो आपका शक संवत चलता है दोस्तों इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो मार्च 1957 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था दोस्तों? एटलीस्ट 1957 तो याद रखना, मार्च 1957 में अपनाया गया था राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को। वर्ष प्रतिप्रदा मनाया जाता है, तो वर्ष प्रतिप्रदा कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को मनाया जाता है, कृष्ण नहीं होगा, याद रखना दोस्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को मनाया जाता है आपका वर्ष प्रतिप्रदा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में त्योहारों की
शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कहाँ से होता है? तो शुरुआत तो श्रावणी तीज से होती है और अंत कहाँ से होता है दोस्तों आपका? तो सिंपल सा सवाल है, गणगौर से हो जाएगा। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो निडरी नवमी को आपके नेवलों की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, निडरी नवमी जो है ये आपकी कब मनाई जाती है? ठीक है, निडरी नवमी आपकी कब मनाई जाती है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, एक सवाल आप सब लोगों के लिए। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? तो श्रावण के महीने में आपका कौन सा त्यौहार नहीं आता है? तो जन्माष्टमी जो है ये आपके भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है दोस्तों। तो नागपंचमी, रक्षाबंधन और आपका तीज, ये तीनों आपके श्रावण के महीने में आते हैं। ठीक है, जबकि जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में डैश 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 का कजली तीज का त्यौहार एवं मेला है। तो कजली तीज का त्यौहार एवं मेला है, तो ये आपको बताना है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर जयपुर तो ऑप्शन में है ही नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। और कजली तीज बोला गया है, कजली तीज का मतलब क्या हो जाएगा आपका? बड़ी तीज या बूढ़ी तीज हो जाएगा, जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। तो बड़ी तीज या बूढ़ी तीज कहाँ पर मनाई जाती है? आपकी बूंदी में मनाई जाती है। तो कजली तीज आप याद रखना, कजली तीज का मेला जो है ये आपका कहाँ पर लगता है? बूंदी में लगता है, और ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को लगता है। ठीक है, जबकि श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपकी छोटी तीज होती है, और वो मेला आपका जयपुर में लगता है। आगे देखिए, ढोल ग्यारस एकादशी पर किस देवता देवी की सवारी निकाली जाती है? तो ढोल ग्यारस जो होती है दोस्तों, उस दिन आपकी किस लोक देवता या लोक देवी की सवारी निकाली जाती है? तो ढोल ग्यारस एकादशी पर आपके ठाकुर जी यानी विष्णु जी की सवारी निकाली जाती है। ठीक है, तो ढोल ग्यारस पर आपके ठाकुर जी और विष्णु जी की सवारी निकाली जाती है। बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्यौहार पर है? तो बर्तन खरीदने की जो परंपरा है दोस्तों, ये आपकी किस त्यौहार पर है? तो धनतेरस के दिन बर्तन खरीदे जाते हैं। सरस्वती माँ का पूजन जो है ये किस त्यौहार को किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सरस्वती माँ का जो पूजन है ये कब किया जाता है? बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो कोडामार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों आपका? तो कोडामार होली के लिए आपका कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बिनाई प्रसिद्ध है। ठीक है, और लट्ठमार होली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो लट्ठमार होली के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा भैया? करौली में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, बिनाई। कोडामार होली के लिए आपका बिनाई प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुडला मनाया जाता है। तो लोकप्रिय त्यौहार जो है गुडला ये आपका मनाया जाता है, क्या आप बताइए? अच्छा, लठमार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है, वो याद रखना। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुडला मनाया जाता है। तो गुडला कब मनाया जाएगा? जो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक ये चलता है दोस्तों। ठीक है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके ये आपका शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चलेगा। तो ये आपको याद रखना है, गुडला त्यौहार। अगला सवाल देखिए, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन ढिंगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई? तो वैशाख कृष्ण तृतीया, ये याद रखना आप, वैशाख कृष्ण तृतीया जो है दोस्तों, इस दिन आपकी ढिंगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये उदयपुर की बात की जाए तो ये राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुई थी। किसके शासनकाल में शुरू हुई थी दोस्तों? राज सिंह के शासनकाल में आपकी ढिंगा गणगौर शुरू हुई थी वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन। सर्वाधिक गीतों का त्यौहार कौन सा होता है? तो सर्वाधिक गीतों का त्यौहार जो है दोस्तों ये गणगौर होता है। कौन सा होता है? गणगौर होता है सर्वाधिक गीतों का त्यौहार। बीना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? तो बीना ईसर की गवर अगर आपसे पूछी जाए कहाँ पर पूजी जाती है, तो बीना ईसर की गवर आपकी जैसलमेर में पूजी जाती है। कहाँ पर पूजी जाएगी? जैसलमेर में आपकी बीना ईसर की गवर पूजी जाती है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक यानी पिंडिया की के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो गणगौर के अवसर पर होली की राख से जो बने पिंडिया होती है उनकी किनके बीजों के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? ये आपसे पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल दोस्तों RSM SSB के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, वैसे सभी सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये याद रखना है दोस्तों आपको, जो आपको याद रखना है। ठीक है, चावल तो वैसे भी यहाँ पर नहीं होगा, मकई यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, बाजरा भी नहीं होगा, जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो याद रखना है, गणगौर के अवसर पर जब होली की राख के पिंड बनाए जाते हैं तो किनके बीजों के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? तो जो के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध की जयंती कब मनाते हैं? तो गौतम बुद्ध जो है दोस्तों इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो इनकी जयंती आपकी वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। मुहर्रम का त्यौहार मुहर्रम माह की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो मुहर्रम का त्यौहार जो है ये मुहर्रम माह की आपकी 10वीं तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10वीं तारीख को आपका मनाया जाता है मुहर्रम महीने की। ठीक है, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जो है ये जिस माह में मनाया जाता है? तो पर्युषण पर्व आपका जैन संप्रदाय का पर्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये आपके भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आपके भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो महावीर जयंती आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महावीर जयंती आपकी चैत्र माह में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? महावीर जयंती आपकी चैत्र माह में मनाई जाती है
और वैशाख पूर्णिमा को दोस्तों आपका क्या होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, गौतम बुद्ध की जयंती होती है। और महावीर जयंती आपकी चैत्र माह में हो जाएगी। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है, तो ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है, इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, ईसा जो है ये आपके पुनर्जीवित हुए थे। तो ईसा जो है इस दिन आपके पुनर्जीवित हुए थे, तो ईस्टर का त्यौहार इसीलिए आपका मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कैला देवी का मेला लगता है। तो कैला देवी का जो मेला है दोस्तों ये आपका कहाँ पर लगता है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है। सॉरी, कब लगता है, तो कैला देवी का मेला तो आपका करौली में लगता ही है, काली सील नदी के किनारे। अब यहाँ पर आपको ये बताना है दोस्तों कब लगता है, तो ये आपका चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। कब लगता है, चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। देखो दो चीज़ें याद रखना दोस्तों, एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो देखो चैत्र महीना जो है इसकी एक तो आपकी होती है कृष्ण पक्ष की अष्टमी, और एक होती है आपकी शुक्ल पक्ष की अष्टमी, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष में तो आपका क आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा शीतला माता का मेला, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क नहीं आएगा आपका। और शुक्ल में यहाँ पर आपका स आ रहा है, तो यहाँ पर स नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क आ जाएगा, यानी कैला देवी। तो ये दोनों चीज़ें आप रिलेट करके याद कर सकते हो अगर याद करना चाहो तो। जो चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपको कैला देवी का मेला लगता है, और चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपका शीतला माता का मेला लगता है। ये दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हो, तो इनको याद रखना आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, शीतला माता का मेला चाकसू सही है, जोहर मेला चित्तौड़गढ़ सही है, सेवड़िया पशु मेला जालोर दिया गया है, जसनाती मेला जोधपुर दिया गया है। कौन सा यहाँ पर असुमेलित है, तो शीतला माता मेला चाकसू हो जाएगा, ठीक है। जोहर मेला आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, सेवड़िया पशु मेला आपका जालोर हो जाएगा। सेवड़िया पशु मेला आप ध्यान रखना, हो सकता है आपको याद ना हो, तो सेवड़िया पशु मेला कहाँ पर हो जाएगा आपका, जालोर में हो जाएगा। और जसनाती मेला तो दोस्तों ये जोधपुर तो होगा ही नहीं, कतरियासर बीकानेर होना चाहिए, तो डी यहाँ पर आपका गलत हो गया। फुलडोल मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में बढ़ता है, ये हम देख चुके हैं। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो ये भी हम देख चुके हैं, ये कौन सा है दोस्तों आपका, ठीक है, ये शीतला माता का मेला हो जाएगा। तो शीतला माता का जो मेला है ये बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है, तो जैन तीर्थ स्थल है केसरिया जी, ये राजस्थान के किस जिले में हो जाएगा दोस्तों, तो ये ऋषभदेव उदयपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, ऋषभदेव उदयपुर में आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है, तो बाणगंगा का मेला आपका कहाँ पर लगेगा दोस्तों, तो ये जयपुर में लगेगा आपका बाणगंगा का मेला। और ये कब लगता है दोस्तों, तो ये आपका वैशाख पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और ये वैशाख पूर्णिमा एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। यहाँ पर वही सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर्स के सारे सवाल कवर हो जाएंगे। इसको कैसे याद रखोगे आप, इसको बाणगंगा मत करना, आप वाणगंगा कर लो। क्या कर लो, वाणगंगा कर लो, तो वह से वह, और यहाँ पर भी वो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर वाणगंगा है, यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा है, ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखिए, किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, तो सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है, तो ये तो आपको पता होगा, सीताबाड़ी का मेला इसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सीताबाड़ी अलग है, सीता माता अलग है। सीता माता का आपका प्रतापगढ़ में लगता है, सीताबाड़ी का आपका बारा में लगता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कल्पवृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है, तो कल्पवृक्ष का मेला कहाँ पर लगता है आपका, मांगलियावास अजमेर में लगता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आपका कब आयोजित होता है दोस्तों, तो एकमात्र चतुर्थी है जो कि आपके शुक्ल पक्ष में आती है। जितनी भी चतुर्थी है दोस्तों आपकी सभी कृष्ण पक्ष में आती है, केवल एकमात्र चतुर्थी है जो कि आपकी शुक्ल पक्ष में आती है। वो कौन सी है आपकी दोस्तों, ये आपकी गणेश चतुर्थी है, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आपका रणथंभौर का मेला लगता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, ठीक है। रणथंभौर में आपके प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सांवलिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो सांवलिया जी का मेला दोस्तों कब बढ़ता है आपका, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को बढ़ता है। तो ये कहाँ पर बढ़ता है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। तो सांवलिया जी का मेला कहाँ पर भरेगा भैया, चित्तौड़गढ़ में। कब भरेगा, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की आपकी क्या हो जाएगी, भाद्रपद की एकादशी। कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो कोटा में जो दशहरा मेला शुरू हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं, उमेश सिंह करके आ जाते हैं। उमेश सिंह आंसर नहीं होगा, माधो सिंह यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। याद रखना है, दशहरे मेले की जो शुरुआत हुई थी कोटा के अंदर, वो माधो सिंह के शासनकाल में हुई थी, ये आपको याद रखना है। कार्तिक पूर्णिमा को कपिलधारा का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो भैया कपिलधारा का मेला है, तो कपिलधारा का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये आपका दोस्तों 12 में आयोजित होता है, शहर या 12, ये आप याद रखिएगा। देखो एक तो आपका कोलायत का मेला है, कपिल मुनि का मेला है, ठीक है। कपिल मुनि अलग है और कपिल धारा अलग है। तो कपिल धारा का मेला तो आपका 12 में लगता है, कपिल मुनि का मेला आपका कोलायत बीकानेर में लगता है, ठीक है। और लगते दोनों ही कार्तिक पूर्णिमा को ही है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को आपका पुष्कर का मेला भी लगता है। तो ये 3 मेले आपको जो है कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। आगे देखिए आ गया सवाल, मैं आपको बता रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है। बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा दिया गया है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर आपका माघ पूर्णिमा दिया गया है, बिल्कुल सही है।
डिग्गी आपका श्रावण अमावस्या दिया गया है और कपिल मुना कार्तिक अमावस्या दिया गया है। तो कार्तिक अमावस्या नहीं होगा भैया, क्या होगा, कार्तिक पूर्णिमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कौन सा हो गया आपका, डी गलत हो गया। डिग्गी का आपका श्रावण अमावस्या भी सही है, यानी ए बी और सी सही है, डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा यहाँ पर होना चाहिए, कपिल मुनि का मेला। आगे देखिए, बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम मेले का आयोजन कब होता है। तो बांसवाड़ा स्थित जो मानगढ़ धाम का मेला है ये कब आयोजित होता है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा आप याद रखेंगे, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है यार, अगर आपसे पूछा जाए बेणेश्वर मेला कब लगता है तो ये तो माघ पूर्णिमा को लगता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मानगढ़ धाम का मेला कब लगता है तो यहाँ पर आपको माघ नहीं करना है, मार्गशीर्ष करना है। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये आपका लगता है मानगढ़ धाम का मेला बांसवाड़ा में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाएगा। तो दोस्तों कहाँ पर, बेणेश्वर का मेला लगता है आपका नवाटपुरा में, डूंगरपुर में, जहाँ पर आपके 3 नदियों का संगम होता है, सोम माही जाखम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। पौराणिक साहित्य में उल्लेखित 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। तो 12वां ज्योतिर्लिंग जो है दोस्तों, जो कि पौराणिक साहित्य में उल्लेखित है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो सिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिवाड़ सवाई माधोपुर में आपका स्थित है। निम्न में से किस मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता है। तो वर्ष में 2 बार किस मेले का आयोजन नहीं होता है, और इस सवाल को ध्यान से रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो किस मेले का आयोजन आपका वर्ष में 2 बार नहीं होता है। देखो, वीरा तारा मेला वर्ष में 2 बार भरता है, त्रिपुरा सुंदरी मेला जो है वर्ष में 2 बार भरता है। इसके अलावा बात की जाए जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है, और ये जीण माता का मेला तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कि कितनी बार लगता है, तो ये 2 बार लगता है आपका। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी मेला भी आपका 2 बार लगता है। इसके अलावा वीरा तारा का मेला आपका 2 बार लगता है, लेकिन खाटू श्याम जी का जो मेला है ये वर्ष में 1 बार लगता है। तो यहाँ पर डी जो है ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो दधिमती माता का मेला जो है दोस्तों ये आपका किस जिले में आयोजित होता है, तो ये आप बता दीजिए। तो दधी माता का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, तो ये आपका नागौर में लगता है। निम्न में से कौन सा आपका असंगत है। मोमासर उत्सव जोधपुर दिया गया है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ दिया गया है, कजली तीज उत्सव आपका बूंदी दिया गया है, शीत महोत्सव माउंट आबू दिया गया है। सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। देखिए, चंद्रभागा का मेला तो आपका झालावाड़ में लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कजली तीज यानी बड़ी तीज आपका बूंदी में, ये भी आपका सही है। और शीत महोत्सव हो चाहे आपका ग्रीष्म महोत्सव हो, शीत और ग्रीष्म दोनों कहाँ पर होंगे, माउंट आबू में होंगे, तो ये भी आपका सही है। यानी कि यहाँ पर मोमासर उत्सव जो दिया गया है ये जोधपुर ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, बीकानेर होना चाहिए। मोमासर उत्सव कहाँ पर लगता है दोस्तों, बीकानेर में आपका लगता है। ठीक है, मोमासर उत्सव वही होता है जिसमें आपकी लंबी लंबी वो दोस्तों टांगों वाला बहुत बड़ा आदमी खड़ा हो जाता है, वही मोमासर उत्सव होता है आपका, जिसमें ये आपका बीकानेर का है। ठीक है, निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों, बताइए। पतंग महोत्सव जयपुर में, मत्स्य उत्सव अलवर में, रणकपुर महोत्सव यहाँ पर सिरोही नहीं होगा। ठीक है, शीत महोत्सव माउंट आबू में, तो रणकपुर महोत्सव यहाँ पर सिरोही नहीं होगा। ठीक है, रणकपुर के मंदिर कहाँ पर है आपके, देलवाड़ा ये आपके कहाँ पर है, देलवाड़ा सिरोही में है। जैन मंदिर है आपके, देलवाड़ा जैन मंदिर वो सिरोही में है, लेकिन आपका रणकपुर का मंदिर कहाँ पर है, पाली में है, वो आप याद रखना। जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। ये सवाल अभी दोस्तों आपके सेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया जो है ये 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। तो ये आपके गधों के मेले के लिए विख्यात है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका झालरापाटन में लगता है। किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। तो सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन दोस्तों राज्य सरकार कहाँ पर करती है, तो नागौर में करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कहाँ पर करती है, नागौर में आपकी करती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद का है। तो बच्चे के जन्म के बाद का संस्कार आपका कौन सा हो जाएगा, यानी बच्चे का जन्म हो चुका है उसके बाद का संस्कार है। देखो 16 संस्कार आपको याद रखने हैं। ठीक है, 16 संस्कार की एक ट्रिक मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड की हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातक्रम। जातक्रम जो होता है दोस्तों ये आपके बच्चे के जन्म के बाद होता है। ठीक है, मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है दोस्तों, तो अंत्येष्टि जो है ये आपका मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है, 16वां संस्कार है। आगे देखिए, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा जो वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं ये रिवाज क्या कहलाता है। तो प्रथम बार पुत्र का जब जन्म होता है तो बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा जो आपके दोस्तों वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं। तो ननिहाल पक्ष द्वारा जो दिए जाते हैं वो आपके क्या कहलाता है, जामना कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों, जामना। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जड़ूला कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। तो विवाह की रस्मों से कौन सा संबंधित नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है।
बंदोली संबंधित है, सामेला संबंधित है, इसके अलावा कंकण बंधन संबंधित है। कर्ण वेद जो है दोस्तों ये आपका दोस्तों विवाह से संबंधित नहीं है। आगे देखिए, दूल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है। यह आपका क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका टुटिया कहलाता है। यह आपके यूआरओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो दूल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य के रूप में जो नकली विवाह का आयोजन होता है वो आपका टुटिया कहलाता है। राजस्थान में बड़ार क्या है? तो बड़ार भोजन का प्रकार है दोस्तों। तो सामूहिक प्रतिभोज जो है ये आपका हो जाएगा बड़ार। आगे देखिए, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठ की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो दिशा परिवर्तन की जाती है अर्थी की उसे क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे आदेटा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? आदेटा कहा जाएगा। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। तो घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठ की दिशा में जो परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आदेटा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भद्र का संबंध किससे है? तो भद्र का संबंध ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो भद्र का संबंध जो है दोस्तों ये अंत्येष्टि संस्कार से ही है। याद रखिएगा, भद्र का संबंध किससे है? अंत्येष्टि संस्कार से है। राजस्थान में लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भेजते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो कुंवारी कन्याएं लड़की के साथ भेजी जाती है इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें डावरिया कहा जाता है। राजस्थान में सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है, बहुत सारे जल्दीबाजी में इस सवाल को गलत कर देंगे। यहाँ पर बोला गया है सती प्रथा को रोकने का प्रयास, यानी सबसे पहले प्रयास किसने किया था? रोकने की बात नहीं की जा रही है, प्रयास की बात की जा रही है। तो सर्वप्रथम प्रयास दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा, जयपुर। अगला सवाल देखिए, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा 1987 में आपका सती रोकथाम कानून लागू किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों? तो घरेलू दास के लिए गोला, दरोगा, चाकर, चेला प्रयुक्त किए जाते हैं। किसके लिए? घरेलू दास के लिए। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? तो 1833 में कन्यावध को जो गैर कानूनी घोषित किया गया था तो ये किस रियासत के द्वारा किया गया था? तो क से कन्या, क से कोटा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था? तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था? तो ये आपकी अलवर रियासत के द्वारा बनवाया गया था। ध्यान से पढ़ना है, अनमेल विवाह और बाल विवाह पूछा गया है। तो अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम अलवर रियासत के द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका पुरुषों का वस्त्र नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जामा पुरुषों का वस्त्र है, अंगरखी पुरुषों का वस्त्र है, चुग्गा पुरुषों का वस्त्र है। लेकिन यहाँ पर लप्पा लप्पी जो है दोस्तों ये आपके पुरुषों के वस्त्र नहीं होते हैं, ये गोटे के प्रकार होते हैं जो कि महिलाओं के वस्त्रों से संबंधित है। मदिल एक प्रकार है। तो मदिल किसका प्रकार है? पगड़ी का प्रकार है दोस्तों। मदिल पगड़ी आपके दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। इसको कैसे याद रखोगे? यहाँ से द निकाल लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा? दशहरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये सभी क्या है? तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। तो राजस्थानी पगड़ियाँ जो है उनकी शैलियाँ हो जाएगी उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी। दूतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? तो दूतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई ये आपकी किससे संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। तो याद रखना, दूतई, गदर, डगला, कानो और मिर्जाई ये सब के सब आपके अंगरखी के प्रकार है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किसके प्रकार है दोस्तों? अंगरखी के प्रकार है। अंगरखी जो है ये कमर के ऊपर का वस्त्र होता है और ब्रीचेस जो होता है ये कमर के नीचे का वस्त्र होता है। तो अंगरखी, ब्रीचेस दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ब्रीचेस वस्त्र क्या है? तो ब्रीचेस वस्त्र जो है ये पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। जिम्मी क्या है? तो जिम्मी बताइए दोस्तों, जिम्मी क्या होती है आपकी? बताइए जिम्मी क्या होती है? तो फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगी? आपकी जिम्मी हो जाएगी भैया। क्या हो जाएगी? जिम्मी। तो जिम्मी जो है ये फेरे अथवा सप्तसदी के समय, जब फेरे चल रहे होते हैं उस समय मामा के द्वारा जो आपके दोस्तों मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी ये आपकी जिम्मी कहलाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है दोस्तों आपका, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो पोमचा प्रकार की ओढ़नी कब पहनी जाती है? तो माँ बनने के अवसर पर पहनी जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक तो आपका पीला पोमचा होता है, एक गुलाबी पोमचा होता है। पीला पोमचा जो होता है ये तो आपके जब लड़के का जन्म होता है तब पहनी जाती है, और गुलाबी पोमचा जब लड़की का जन्म होता है तब पहनी जाती है।
स्त्रियों द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है? तो लहरिया भात की ओढ़नी आपकी किस माह में पहनी जाएगी भैया, बता दीजिए। ठीक है, तो ये श्रावण के महीने में पहनी जाएगी। तो लहरिया भात की ओढ़नी आपकी श्रावण के महीने में पहनी जाएगी। बांधो और रंगो यानी टाई एंड डाई कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बांधो एवं रंगों के लिए कौन सा स्थान आपका प्रसिद्ध है? टाई एंड डाई के लिए तो ये जयपुर स्थान आपका प्रसिद्ध है। भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती होती है, तो तंग धोती को क्या कहा जाता है दोस्तों? देपाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देपाड़ा इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ताराभात की ओढ़नी कौन सी महिलाएं ओढ़ती है? तो ताराभात की ओढ़नी दोस्तों आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। तो ताराभात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? बोरला सिर का आभूषण है, तिमणिया कान का हो जाएगा। यहाँ पर तिमणिया कान का दिया गया है, जो कि आपका गलत दिया गया है भैया, तिमणिया कान का नहीं होता है। ठीक है, दामना अंगुली बिल्कुल सही है, करदनी आपका कमर बिल्कुल सही है, लेकिन तिमणिया जो है ये कान है, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बोरला यहाँ पर सिर सही है, दामना अंगुली का है, करदनी कमर का है। ठीक है, तिमणिया कहाँ का है दोस्तों? तिमणिया शायद गले का है। कमेंट करके बताना एक बार। आगे देखिए, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो दांतों के बीच में जो सोने की कील जड़वाई जाती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे आपका चूप कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इसे चूप कहा जाएगा। तो ये याद रखना आपको, अगर आपसे पूछी जाए कील जड़वाना क्या कहलाता है तो चूप कहलाता है। ठीक है, और आपकी एक परत चढ़ाई जाती है वो अलग होता है दोस्तों, उसे रखन कहा जाता है। अंग आभूषण सुमेलित कीजिए, तो अंग आभूषण सुमेलित कर दीजिए भैया। सिर दिया गया है, गला है, कमर है, पैर है। तो सबसे ईजी आपका कमर हो गया, कणकती, तो सी में आपका 1 हो गया, 3 में दिया गया है। गले का क्या हो जाएगा? मेमंद सिर का हो गया आपका। मेमंद कहाँ का हो जाएगा? सिर का हो जाएगा। हसली कहाँ का हो गया दोस्तों? तो गले का कौन सा हो जाएगा आपका? तो गले का आपका हसली हो जाएगा। ठीक है, और रमझोल कहाँ का हो जाएगा? पैर का हो जाएगा। रमझोल के अलावा आंवला जो है ये भी आपका पैर का है। आंवला कहाँ का है? पैर का है। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा जाए नुपुर कहाँ का है? नुपुर भी आपका पैर का है। ठीक है, नेवरी कहाँ का है? नेवरी भी आपका पैर का है। तो ये आंवला, नुपुर, नेवरी, रमझोल ये आपके पैर के आभूषण है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मांदलिया पहना जाता है, तो मांदलिया कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? तो मांदलिया गले का आभूषण है और ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। बजंटी आभूषण पहना जाता है, तो बजंटी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो बजंटी आभूषण जो है ये गले में आपका पहना जाता है। तो बजंटी आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है दोस्तों? गले में धारण किया जाता है। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? ये सवाल दोस्तों 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। टोटी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? और बच्चे जल्दीबाजी में इसका आंसर गलत कर देते हैं, वो गलती से नाक लगा देते हैं, जबकि टोटी आपकी कहाँ पर पहनी जाती है? कान में पहनी जाती है। ये आपको याद रखना है। टोटी आभूषण कहाँ का हो जाएगा? कान का हो जाएगा। पूंची, पूंची या पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पूंची पूछा जाए या पोंछ पूछा जाए, पूंछ पूछा जाए, ये कहाँ पर पहना जाता है? आपका कलाई में पहना जाता है। ठीक है, तो पूंची, पोंछ, पूंची ये कलाई के आभूषण है। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पर धारण किया जाता है भैया? तो तुलसी गले का आभूषण हो जाएगा। बेसर और भंवर कड़ी जो है ये आपके कहाँ के आभूषण हो जाएंगे महिलाओं के द्वारा? तो दोस्तों बेसर हो गया, इसके अलावा भंवर कड़ी हो गया, बुलाक हो गया, इसके अलावा एक बुलाक भी है आपका, बुलाक हो गया, ये सब आपके नाक में धारण किए जाते हैं। आगे देखिए, पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी। तो पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी राजस्थान के किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? तो ये ऊँट के आभूषण है दोस्तों। ठीक है, और पलाण जो है ये क्या होती है? तो पलाण जो है दोस्तों ये पिछली बार आपके वीडियो के एग्जाम में पूछी गई थी। पलाण जो होती है ये ऊँट के ऊपर की जो काटी जिसमें हम बैठते हैं उस काटी को पलाण कहा जाता है। ठीक है, तो पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों, कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है? तो कुवल्यमाला जो है दोस्तों ये आपकी उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है। उद्योतन सूरी जो था ये किसके दरबार में था? तो वत्सराज के दरबार में था। ठीक है, इसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन आपको मिलता है, जिसमें एक आपकी मरु भाषा भी शामिल है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाएगा ये आपको बताना है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाएगा तो 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, याद रखना है आपको। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? 1650 से लेकर 1850 का जो काल है आपका, इसे राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो कि आपकी डॉक्टर ग्रियर्सन की पुस्तक थी, इसमें राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूहों में विभाजित किया है? तो इन्होंने भैया कितने समूहों में बांटा है? तो 5 समूहों में बांटा है। ठीक है, डटकी, थाली, खेराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो डटकी, थाली, खेराड़ी ये सभी आपकी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, ये 5 आपको ध्यान रखना है, 4 मत लगा देना गलती से, 4 भी ऑप्शन में दिया जाएगा, 5 याद रखना। आगे देखना, सोटा छंद, मांड राग,
जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है। तो सोटा, छंद, मांड राग, जिस बोली की आपकी शिल्पगत विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो बताइए भैया ये किसकी विशेषताएं हैं, तो ये मारवाड़ी की विशेषताएं हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है, तो यहाँ पर तो आपकी मेवाड़ी बोली जाएगी उदयपुर भीलवाड़ा में। बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है, तो बागड़ी बोली जो है दोस्तों ये राजस्थान के किस भाग में आपकी बोली जाती है, तो बागड़ी जो है ये बागड़ी नहीं है दोस्तों, ये वागड़, इसको आप वागड़ी कर लेना एक तरीके से, क्या हो जाएगा, ये वागड़ी है। वागड़ी बोली आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। उत्तर पूर्व तो वैसे भी नहीं होगा, पश्चिमी वैसे भी नहीं होगा, इसको वागड़ी कर लेना आप, ठीक है। अब दक्षिण पूर्वी नहीं होगा यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, दक्षिण पश्चिम होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत ये सिरोही साइड में बोली जाती है, तो वागड़ी बोली जो है ये दक्षिण पश्चिम में आपकी हो जाएगी। आगे देखिए, गिरसन ने वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी वागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को भीली बोली कहा है। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है, तो दादू पंत का साहित्य अगर आपसे पूछा जाए किस भाषा में संग्रहित है, तो ये आपका ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है, तो हाड़ौती बोली जो है दोस्तों ये आपके किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो हाड़ौती बोली जो है ये झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में बोली जाती है, यानी कि ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, भरतपुर में ये नहीं बोली जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोली और जिला यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। गोडवाड़ी बोली आपकी सिरोही जालौर में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। वागड़ी बांसवाड़ा, ये बागड़ी नहीं है दोस्तों, इसे वागड़ी कर लेना आप, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। वागड़ी आपकी बांसवाड़ा सही है। खेराड़ी आपकी भीलवाड़ा, निम्माड़ी आपकी नागौर, तो गोडवाड़ी सही है, बागड़ी बांसवाड़ा सही है, आपकी खेराड़ी भीलवाड़ा ये भी सही है। खेराड़ी जो है ये आपकी बूंदी और भीलवाड़ा में बोली जाती है, ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में और बूंदी के कुछ क्षेत्र में आपकी खेराड़ी बोली जाती है। निम्माड़ी जो है ये इसको दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, दक्षिणी राजस्थानी किसे कहा जाता है, तो ये निम्माड़ी को कहा जाता है, और ये आपकी मालवी की उपबोली है। तो ये आपकी रांगड़ी और निम्माड़ी, ये आपको याद रखना है, रांगड़ी और एक आपके निम्माड़ी, ये दोनों किसकी उपबोलियाँ हैं, तो ये आपकी दोस्तों मालवी की उपबोलियाँ हैं, और ये जो निम्माड़ी है इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, रांगड़ी बोली मिश्रण है, तो रांगड़ी बोली जो है दोस्तों ये कहाँ पर बोली जाती है आपकी, तो ये आपकी दोस्तों मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि ये आपके मालवी की उपबोली है। तो ये किसका मिश्रण है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। इसको कैसे याद रखोगे, इसको रा मामा से याद रखना आप, रा मामा, ठीक है, मारवाड़ी और मालवी। लालदास और चरणदास जी का साहित्य किस बोली में है, तो लालदास जी हो गए और चरणदास जी हो गए, इनका साहित्य किस बोली में है, तो ये मेवाती बोली में हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है, तो अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ आपके कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत आती है, तो सिंपल सा सवाल है भैया, अहिरवाटी और मेवाती आपकी उत्तर पूर्व में आ जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। शाहपुरा भीलवाड़ा व बूंदी के कुछ क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये अभी मैंने आपको बताया खेराड़ी बोली जाती है, ठीक है। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, तो राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है दोस्तों आपका, ये आपको बताना है। तो डिंगल एक काव्य शैली हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, डिंगल एक काव्य शैली आपकी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। डिंगल साहित्य में वर्ण सगाई क्या है, तो ये आपको याद रखना है। वर्ण सगाई अगर आपसे पूछी जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो वर्ण सगाई क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, शब्दालंकार आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शब्दालंकार, ठीक है। तो डिंगल एक प्रकार की काव्य शैली है, और इसमें अगर वर्ण सगाई आपसे पूछी जाए तो ये शब्दालंकार आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ण सगाई आपका शब्दालंकार हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कर्ता किसे माना जाता है, तो मुंडिया लिपि जो है दोस्तों इसके आविष्कर्ता किसे माना जाता है, तो ये आपके किन्हें माना जाता है दोस्तों, टोडरमल को माना जाता है। किसको माना जाता है, टोडरमल को माना जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, सॉरी रुकिए, राजस्थानी दिवस आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है, इसको करेक्ट कर लेना, 21 फरवरी को आपका राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। मुंडिया लिपि के तो आपके कौन हो जाएंगे, तो ये आपके टोडरमल हो जाएंगे, ठीक है। और राजस्थानी भाषा दिवस आपका कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है, और 30 मार्च को तो आपका राजस्थानी दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए, सुमेलित करना है, जगरोती आपकी करौली की हो जाएगी, ठीक है। ढाटी आपकी बाड़मेर की हो जाएगी, नागरचोल आपकी टोंक की हो जाएगी, ठीक है, और धावड़ी आपकी कहाँ की हो जाएगी, उदयपुर की हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल छंद किस काल की रचना है, तो श्रीधर व्यास के द्वारा रचित जो आपकी रणमल छंद है दोस्तों ये किस काल की रचना है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों ये किस काल की रचना है, तो श्रीधर व्यास के द्वारा दोस्तों जो रणमल छंद की रचना की गई थी ये बहुत पहले की गई थी, यानी सबसे पहला जो काल था वो यही था, वीरगाथा काल, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वज्रसेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली घोर, शालिभद्र सूरी बाहुबली, जिन वल्लभ सूरी, वर्ध नवकार, सोम कुंवर, पृथ्वीचंद्र चरित्र। यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो भरतेश्वर बाहुबली घोर जो है ये वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है। बाहुबली ये आपकी शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है, ये भी सही है। जिन वल्लभ सूरी के द्वारा आपकी वर्ध नवकार लिखी गई है, ये भी आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना वर्ध नवकार आपकी जिन वल्लभ सूरी, लेकिन सोम कुंवर के द्वारा पृथ्वीचंद्र चरित्र ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो डी यहाँ पर आपका गलत है। आगे देखिए, राजस्थानी साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है? तो रास के लेखक कौन हो जाएंगे? देखो वहाँ पर घोर था, घोर के लेखक आपके कौन थे? तो घोर के तो थे आपके वज्रसेन सूरी, घोर के कौन थे? वज्रसेन सूरी। लेकिन रास अगर आपसे पूछा जाए भरतेश्वर बाहुबली रास, तो इसके कौन हो जाएंगे? आपके शालिभद्र सूरी हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। भरतेश्वर बाहुबली घोर तो वज्रसेन सूरी हो जाएगा और भरतेश्वर बाहुबली रास आपका शालिभद्र सूरी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वेली कृष्ण रुक्मणी री, राम रासो, हरिरस आदि किस काल की रचना है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी री, राम रासो और हरिरस, देखो इनमें नाम से पता लग रहा है आपको रस आ रहा है, यानी भक्ति काल की हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी साहित्य का रीति एवं नीतिपरक काल कब से कब तक रहा है? तो राजस्थानी साहित्य का रीति और नीतिपरक काल कब से कब तक आपका रहा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो 1650 से लेकर 1850 तक का दोस्तों आपका जो उत्तर पूर्व काल था उसे ही रीति और नीतिपरक काल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो आपका होता है 1050 से लेकर दोस्तों 1450 तक, फिर आपका आता है 1450 से लेकर 1650 तक, फिर आपका आता है 1650 से लेकर 1850 तक, फिर इसके बाद आपका आता है 1850 प्लस वाला, तो ये तो आपका आधुनिक काल हो जाएगा। 1050 से 1450 आपका वीर गाथा काल हो जाएगा और 1450 से लेकर 1650 तक दोस्तों ये आपका भक्ति काल हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर भक्ति काल है, ये उत्तर पूर्व भक्ति काल है, तो ये आपको ध्यान रखना। 1650 से लेकर 1850 ईस्वी जो है ये रीति एवं नीतिपरक काल भी कहा जाता है। निम्न में से सूर्यमल मिश्रण बांकीदास का संबंध राजस्थानी साहित्य के किस काल से रहा है? तो सूर्यमल मिश्रण और बांकीदास का संबंध आपका किससे रहा है दोस्तों? तो इनका संबंध आपका आधुनिक काल से रहा है, यानी 1850 के बाद से रहा है। ठीक है, साहित्य की कौन सी विधा राजाओं की कीर्ति, सम्मान और सफलताओं से संबंधित है? तो कीर्ति से, सम्मान से और सफलताओं से संबंधित कौन सी विधा हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सी विधा हो जाएगी? आपकी ख्यात हो जाएगी दोस्तों। तो ख्यात जो है ये आपकी दोस्तों कीर्ति, सम्मान और सफलताओं से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आडी हियाली शब्द प्रचलित है? तो आडी और हियाली शब्द किसके लिए प्रचलित है? तो बताइए दोस्तों ये किसके लिए प्रचलित है? तो पहेलियाँ जो होती है उनके लिए आपका आडी और आपका हियाली। तो आडी और हियाली शब्द जो है दोस्तों ये आपका किसके लिए प्रचलित है? पहेलियों के लिए प्रचलित है। और ये सवाल पूछा जा चुका है, काफ़ी सारे बच्चों ने गलत किया था जब ये पूछा गया था। तो राजस्थानी भाषा में आडी और हियाली पहेलियों को कहा जाता है, यानी पहेलियों के लिए यूज़ में लिया जाता है। मारवाड़ा प्रज्ञानी विगत के लेखक कौन हो जाएंगे आपके? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? मुनोत नैणसी हो जाएंगे। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त राजस्थान के किस जिले के रहने वाले थे? तो ब्रह्मगुप्त आपके किस जिले के रहने वाले थे? तो ब्रह्मगुप्त जो थे दोस्तों ये भीनमाल के थे, आपके भीनमाल जालोर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाएंगे? तो चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाएंगे। चक्रपाणी मिश्र किसका दरबारी विद्वान था? तो चक्रपाणी मिश्र किनके हो जाएंगे दोस्तों? महाराणा प्रताप के हो जाएंगे। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के चक्रपाणी मिश्र हो जाएंगे। वेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो वेली कृष्ण रुक्मणी री जो ग्रंथ है दोस्तों आपका ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया था। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे आपके पृथ्वीराज राठौड़, जो कि आपके बीकानेर के थे। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? तो राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाएगा दोस्तों? तो मारवाड़ा प्रज्ञानी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने अभी आपको बताया वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये ग्रंथ कहाँ पर लिखा गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गागरोन झालावाड़ जो है दोस्तों वहाँ पर उस किले में ये लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। गागरोन का किला जो है ये अकबर के द्वारा भेंट किया गया था आपके पृथ्वीराज राठौड़ को, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? तो देश दर्पण जो है दोस्तों इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? दयाल दास के द्वारा आपकी देश दर्पण की रचना की गई है। बोल भारमली रा रचनाकार है, तो बोल भारमली जो है दोस्तों इसका रचनाकार आपका कौन हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। तो बोल भारमली जो है ये किसकी रचना है? सत्यप्रकाश जोशी की रचना है। किसकी रचना हो जाएगी? बोल भारमली किसकी रचना है? सत्यप्रकाश जोशी की रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बिज्जी आपका किस साहित्यकार का उपनाम हो जाएगा दोस्तों? तो विजयदान देथा का उपनाम आपका क्या हो जाएगा? बिज्जी हो जाएगा। ठीक है, विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से जाना जाता है
बोल भारमली किसकी हो जाएगी? सत्य प्रकाश जोशी की हो जाएगी। ठीक है। वंश भास्कर का रचयिता कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा दोस्तों आपकी राम रंजाट भी लिखी गई है। राम रंजाट आपकी लिखी गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा धातु रूपावली भी दोस्तों आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। और वीर सत्सई तो आपको पता ही होगा, वीर सत्सई जो है वो भी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। जमीन रो धनी कुणी और मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो जमीन रो धनी कुणी और मिंजर पुस्तकों के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो ये आपके कन्हैयालाल सेठिया हो जाएंगे। तो जमीन रो धनी कुण और मिंजर पुस्तकों के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया है। बादली के रचनाकार कौन है? तो चंद्र सिंह जो है ये बादली के रचनाकार है। चंद्र सिंह किसके रचनाकार है? बादली के रचनाकार है। पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? तो पंडित झावरमल शर्मा, जिनका संबंध आपका झुंझुनू से हो जाएगा, इन्हें पत्रकारिता का विश्व पितामह कहा जाता है। केसर विलास नाटक के रचयिता कौन है? तो केसर विलास नाटक के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? शिवचंद भरतिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? शिवचंद भरतिया जो है ये आपके केसर विलास नाटक के रचयिता हो जाएंगे। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना कौन सी नहीं है? केरे चकवा बात, हुकारो दोसा, मांझल रात, धरती रो धुणी। तो धरती रो धिणो जो है दोस्तों ये आपकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की नहीं है। केरे चकवा बात, हुकारो दोसा और मांझल रात ये आपकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ के रचनाकार है। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है आपकी? तो ये आपकी दोस्तों कर्नल टोड के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। ये कब की बात हो जाएगी आपकी? 1829 के आसपास की बात हो जाएगी। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? जयानक भट्ट हो जाएंगे। तो पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई है? जयानक भट्ट के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो आपकी चंद्रप्रदाय ने लिखी है। ठीक है, ये आपकी हो गई। इसके अलावा देखिए कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है? तो कानड़देव प्रबंध का रचयिता आपका कौन हो जाएगा भैया? तो ये पद्मनाभ हो जाएगा। ठीक है, पद्मनाभ के द्वारा आपकी कानड़देव प्रबंध लिखी गई है। तो कानड़देव प्रबंध आपकी पद्मनाभ ने लिखी है। आगे देखिए, हमीर रायण, वीरमायण, रघुनाथ रूपक और कीर्तार बावणी। तो ये आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो हमीर रायण किसकी है? भांडव व्यास की है। भांडव व्यास की आपकी हमीर रायण हो जाएगी। वीरमायण किसकी है दोस्तों? तो वीरमायण आपकी भादर की हो जाएगी। वीरमायण किसकी है? भादर की है। रघुनाथ रूपक किसकी है? तो रघुनाथ रूपक आपकी किसकी हो जाएगी? मच्छाराम सेवक की हो जाएगी। तो मच्छाराम सेवक की आपकी रघुनाथ रूपक हो जाएगी। कीर्तार बावणी किसकी है? तो कीर्तार बावणी आपकी दुरसाहाड़ा की हो जाएगी। तो कीर्तार बावणी दुरसाहाड़ा की है। रघुनाथ रूपक मच्छाराम सेवक की है। वीरमायण आपकी भादर की है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, संस्कृतिरी सनातन ढीठ के लेखक है। तो संस्कृतिरी सनातन ढीठ के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पूछा जाए संस्कृतिरी सनातन ढीठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये आपके भंवरलाल सामोर है। कौन है दोस्तों? भंवरलाल सामोर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? पोतीखाना जयपुर। तो पोतीखाना तो जयपुर में आपका सही है। राजस्थान उर्दू अकादमी अलवर, तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान उर्दू अकादमी आपकी अलवर गलत है। ये आपकी जयपुर होना चाहिए। अरबी फारसी शोध संस्थान यहाँ पर टोंक दिया गया है, ये तो सही है आपका। राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी जयपुर, ये भी सही है। तो यहाँ पर A, C, D सही है। B यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ब्लू पोएट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोएट्री कला आपकी कहाँ की हो जाएगी भैया? तो ये जयपुर की हो जाएगी। ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध राजस्थानी ब्लू पोएट्री से हो जाएगा। ब्लू पोएट्री से आपके कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इन्हें आपका दोस्तों पद्मश्री भी दिया जा चुका है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इन्हें शायद 1974 में पद्मश्री दिया गया था। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बट 1974 मुझे याद आ रहा है इनको पद्मश्री दिया गया था। ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस जिले की ब्लैक पोएट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ब्लैक पोएट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ की हो जाएगी आपकी? जैसलमेर, जोधपुर, बूंदी, कोटा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोटा हो जाएगा। यानी अगर आपसे ब्लैक पोएट्री पूछी जाए तो ब्लैक पोएट्री आपकी कहाँ की हो जाएगी? कोटा और सवाई माधोपुर की हो जाएगी। इसमें सवाई माधोपुर भी आता है आपका, तो ब्लैक पोएट्री कोटा और सवाई माधोपुर की हो जाएगी। जबकि ब्लू पोएट्री आपकी कहाँ की है? तो ब्लू पोएट्री आपकी जयपुर की हो जाएगी। नाथद्वारा के मोलेला गाँव का संबंध किस कला से है? तो नाथद्वारा का जो मोलेला गाँव है इसका संबंध आपका किस कला से हो जाएगा? तो मोलेला राज संबंध टेराकोटा से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेराकोटा से आपका संबंधित है। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती कहलाती है। तो लकड़ी के बने जो देव विमान होते हैं जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है, ये आपके क्या कहलाते हैं? ये बेवाण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? बेवाण कहलाते हैं। प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो थेवा कला का संबंध आपका कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? ये आपको बताना है। तो थेवा कला का संबंध आपका प्रतापगढ़ से हो जाएगा। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है,
इस कला को लाने का श्रेय किनको जाता है? तो दोस्तों आपका जो मीनाकारी है इसको लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये मानसिंह प्रथम को जाता है। किसे जाता है दोस्तों? मानसिंह प्रथम को ये श्रेय दिया जाता है। तो म से मीनाकारी, म से मानसिंह प्रथम, ये आपको याद रखना है। लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मानसिंह प्रथम को दिया जाता है, जयपुर मीनाकारी। आगे देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? तो राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या हो जाएगी? ऊंट की खाल पर जो सोने की मीनाकारी की जाती है उसे ही उस्ता कला कहा जाता है। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथेरण भी आपकी कहाँ की हो जाएगी? उस्ता कला बीकानेर की है। मथेरण भी आपकी कहाँ की हो जाएगी? बीकानेर की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे देखिए, तोड़ियो ऊँट के बच्चे के मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है क्या कहलाता है? तो तोड़ियो यानी ऊँट का जो बच्चा होता है उसके मुलायम बाल होते हैं, उससे सूत का धागा बनाकर एक बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका भाकला कहलाता है। क्या कहलाता है? भाकला। जिरोही, भाकला, गंधा किस उद्योग के नाम हैं? तो जिरोही, भाकला, गंधा किस उद्योग के आपके नाम हो जाएंगे? तो ये जट पट्टी के नाम हो जाएंगे। तो जिरोही, भाकला, गंधा ये किस उद्योग के नाम है? तो ये जट पट्टी के नाम है आपके। काफ़ी बार पूछा जाता है ये सवाल। जिरोही, भाकला, गंधा ये जट पट्टी का नाम है। आगे देखिए, निम्न में से किस शासक ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी? तो राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल किस शासक के द्वारा की गई थी? तो आमेर का मानसिंह प्रथम जो था दोस्तों, इसके द्वारा गलीचा बनाने की पहल की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सर्वप्रथम पूछा जाए आपसे किस शासक के द्वारा गलीचा बनाने की पहल की गई थी? तो आमेर के मानसिंह प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम गलीचा बनाने की पहल की गई थी। सोमपुरा शैली जानी जाती है। सोमपुरा शैली जो है दोस्तों ये किसके लिए जानी जाती है? तो सोमपुरा शैली आपकी स्थापत्य के लिए जानी जाती है। पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं? तो बादला आपके जोधपुर के प्रसिद्ध है। पानी को ठंडे रखने के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सुमेलित है? बादला जोधपुर होना चाहिए, गलत हो गया। मसूरिया साड़ी कोटा बिल्कुल सही है। नमदा जोधपुर दिया गया है। संगमरमर पर नक्काशी टोंक दिया गया है। तो संगमरमर पर नक्काशी यहाँ पर तो क्या होना चाहिए आपका? जयपुर होना चाहिए। और नमदा दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। नमदा कहाँ पर हो जाएगा? टोंक और जयपुर का हो जाएगा आपका। मेनली आपका टोंक ही आता है। ठीक है, आगे देखिए, नागौर का भूगांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो नागौर का भूगांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो मिट्टी के खिलौनों के लिए दोस्तों आपका नागौर का भूगांव प्रसिद्ध था। तो किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के खिलौनों के लिए। बादला जोधपुर हो जाएगा, नमदा टोंक हो जाएगा। बादला जोधपुर है, नमदा टोंक है। पावर रजाई आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? बताइए। ए में तो आपका 3rd हो गया, बी में आपका क्या हो गया? 4 हो गया, 2 में दिया गया है। इसके अलावा आपका पावर रजाई दिया गया है। तो पावर रजाई में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पावर रजाई में आपका जयपुर हो जाएगा। केसला उद्योग आपका लेटा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, केसला उद्योग आपका लेटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लेटा जालोर कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हस्तशिल्प स्थान आपका सही सुमेलित नहीं है? टाई एंड डाई जिन्हें बंदेज कहा जाता है, ये जयपुर सही है। लकड़ी के खिनौले बस्सी दिया गया है। तहनीसा अलवर है। तारकसी का काम जयपुर है। तो यहाँ पर ऑप्शन लगा हुआ है ऑलरेडी। तारकशी का काम जो है दोस्तों ये आपका जयपुर का ना होकर कहाँ का है दोस्तों? तो ये आपका नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका नाथद्वारा का प्रसिद्ध है आपका तारकशी का काम। ठीक है, तहनीसा अलवर की हो जाएगी। लकड़ी के खिलौने जो है ये आपके बस्सी के हो जाएंगे। तो लकड़ी के खिलौने आपको याद रखने बस्सी, तहनीसा अलवर और बंदेज आपका जयपुर। ठीक है, तारकशी आपका नाथद्वारा का हो जाएगा। मोजड़ी का संबंध है, तो मोजड़ी का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? जूते से हो जाएगा। जूते जो होते हैं उन्हें मोजड़ी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? तो शेखावटी क्षेत्र का नृत्य यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? बम नृत्य है, कच्ची घोड़ी है, चंग है, गीदड़ है। तो गीदड़ नृत्य शेखावटी का है, चंग भी शेखावटी का है, कच्ची घोड़ी भी शेखावटी का है। बम नृत्य जो है ये आपका शेखावटी का नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अलवर भरतपुर का है आपका। ठीक है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो गीदड़ नृत्य का संबंध आपका किस स्थान से हो जाएगा? शेखावटी से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों। बताइए, ढोल नृत्य आपका जालोर का है, तो ढोल नृत्य जालोर का हो जाएगा। बम नृत्य अलवर भरतपुर का है। राई नृत्य आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का हो जाएगा। राई नृत्य काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 213 हो जाएगा। तो 213 यहाँ पर इसमें दिया गया है, बी सही हो जाएगा। लोक नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? तो लोक नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है भैया? तो एक घूमर नृत्य को कहा जाता है लोक नृत्यों की आत्मा। ठीक है, नृत्यों का सिरमौर ये सब किसको कहा जाएगा? घूमर नृत्य को कहा जाएगा। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। तो अग्नि नृत्य का प्रारंभ और आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये आपका दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा? बीकानेर में किया जाएगा। अग्नि नृत्य आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। कतरिया सर बीकानेर।
जसनाती संप्रदाय अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो ये आपके कतरे असर बीकानेर से हुआ है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य आपका अग्नि नृत्य। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? बम शब्द से तात्पर्य क्या हो जाएगा? नगाड़ा। तो बम का अर्थ क्या हो जाएगा? नगाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? तो साधु शिकारी, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना दोस्तों, साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग आपके हो जाएंगे? तो एक गिद्ध नृत्य के प्रमुख स्वांग है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना अच्छे से, इसमें गड़बड़ मत करना आप। साधु शिकारी अगर आपको दिया जाए, साधु है, इसके अलावा शिकारी है, सेठ सेठानी है, दूल्हा दुल्हन है, ये किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? तो एक गिद्ध नृत्य के प्रमुख स्वांग है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो जालोर का ढोल नृत्य हो जाएगा। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो छिद्रित मटका होता है, फिर उसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? तो ये गुडला नृत्य की आपकी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, किसकी विशेषता है? गुडला नृत्य की। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो नाहर नृत्य जो है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा का आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, और ये शाहजहां के समय का प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में नहीं आता है? तो सभी के सभी लगभग व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कुछ नृत्य अभी ऐसे हैं जो व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे कि भवाई नृत्य जो है ये व्यावसायिक नृत्य है, कच्ची घोड़ी भी व्यावसायिक नृत्य है, तेरह थाली जो है दोस्तों ये भी आपका एक व्यावसायिक नृत्य हो चुका है, लेकिन गैर नृत्य जो है ये अभी भी आपका व्यावसायिक नृत्य में नहीं आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो तारा शर्मा जो है दोस्तों इनका संबंध जो है ये भवाई नृत्य से हो जाएगा। तो तारा शर्मा, शांता गांधी, ये सभी के सभी आपके भवाई नृत्य से संबंधित है। तेरह थाली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? तो रामदेव जी की स्मृति में आपका तेरह थाली नृत्य किया जाता है दोस्तों। 13 मंजीरे बांधे जाते हैं और ये नृत्य किया जाता है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाएगा? तो देखने से पता लग गया भैया, कच्ची घोड़ी शेखावटी का आपका केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी है, तो कच्ची घोड़ी क्या है दोस्तों? एक आपका व्यावसायिक नृत्य है। आगे देखिए, सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? राई नृत्य आपका भील, वालर नृत्य गरासिया, पणिहारी नृत्य डामोर, संक्रिया नृत्य कालबेलिया। तो पणिहारी नृत्य जो है दोस्तों यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए? कालबेलिया होना चाहिए, क्योंकि पणिहारी नृत्य भी आपके कालबेलियों का नृत्य है। वालर गरासियों का है, तो वालर, लूर, कूद, मोरिया ये सब गरासियों के हैं। राई भील के हो जाएगा, पणिहारी संक्रिया ये कालबेलियों के हो जाएंगे। आगे देखिए, अगला सवाल है दोस्तों आपका, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो गुलाबों का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो इनका संबंध आपका किस नृत्य से हो जाएगा? तो कालबेलिया नृत्य से इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, और इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगीवाद यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो पुंगीवाद यंत्रों का, खंजरीवाद यंत्र का, गुरालियों, डफलीवाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? ये कालबेलिया नृत्य में किया जाता है। स्पेशली पुंगी आपको याद रखना है दोस्तों, ये पुंगी काफ़ी बार पूछा जाता है। कालबेलियों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो पुंगी हो जाएगा आपका। तो डफली, गुरालियों, खंजरी, इसके अलावा पुंगी। तो डफली याद रह जाए तो रख लेना, गुरालियों भी है, खंजरी भी है और पुंगी भी है। आगे देखिए, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो फल्गुबाई जो है दोस्तों ये आपकी चरी नृत्य से संबंधित है, गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है, तो रतवाई लोक नृत्य आपका किससे संबंधित है? तो ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है। तो रतवाई लोक नृत्य आपका मेवात क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, रणबाजा और रतवाई ये दोनों आपके कहाँ के हो जाएंगे? तो ये आपके मेवात के हो जाएंगे। रणबाजा भी आपको ध्यान रखना है, तो रणबाजा और आपका रतवाई। सुमेलित कीजिए, चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य, संक्रिया नृत्य, चक्री नृत्य। तो सुमेलित करना है। चरी नृत्य तो गुजरों का हो गया दोस्तों, ठीक है, फल्गुबाई हो गया। रणबाजा मैंने अभी आपको बता दिया मेव का हो गया। संक्रिया नृत्य आपका कालबेलियों का हो गया। ठीक है, चक्री नृत्य आपका कंजर का हो जाएगा। चक्री को इसी तरीके से याद रखना है आपको, एक तो चक्री होता है, एक धाकड़ भी होता है आपका, तो एक यहाँ से निकालना है और इसको करना है कंजर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चक्री नृत्य आपका कंजर जाति का हो जाएगा। बाकी अभी और भी आ जाएंगे आपके। भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो भील पुरुषों के द्वारा जब विवाह किया जाता है उस अवसर पर कौन सा नृत्य आपका किया जाता है? तो हाथीमना नृत्य यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो वालर नृत्य आपका गरासिया जनजाति का नृत्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। गरासियों द्वारा किया जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? तो ये आपको वालर नृत्य हो जाएगा, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है दोस्तों। गरासिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वधु पक्ष से जब रिश्ते की मांग की जाती है
तो कौन सा नृत्य आपका किया जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा नृत्य हो जाएगा आपका दोस्तों? तो ये लूर नृत्य हो जाएगा आपका, पूछा जा सकता है, याद रखना है दोस्तों। गरासिया महिलाओं द्वारा जब वधु पक्ष से रिश्ते की मांग की जाती है, यानी जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष से रिश्ते की मांग कर रहा है, तब कौन सा नृत्य आपका किया जा रहा है? तो यहाँ पर लूर नृत्य आपका किया जा रहा है, ठीक है, लूर नृत्य यहाँ पर किया जा रहा है। इस तरीके से याद रख सकते हो। आगे देखिए, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? तो लोकगीत जो है दोस्तों ये किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये किसका कथन हो जाएगा? तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का कथन हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट कथन है, आपका ध्यान रखना है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, तो ये मुंह बोले चित्र वाली बात किसके द्वारा कही गई है? अगर आपसे पूछा जाए तो मुंह बोले चित्र वाली बात आपकी किसके द्वारा कही गई है दोस्तों? तो ये आपके देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कही गई है। सत्यार्थी याद रख लेना, जिसमें आपका काम हो जाएगा। निम्न में से कौन से गीतों का संबंध मरु प्रदेश से है? तो मरु प्रदेश से संबंधित कौन से नृत्य हैं आपके, ये पूछा गया है। तो कांग सियो आपका मरु प्रदेश से संबंधित है, इंडोनी भी संबंधित है मरु प्रदेश से, गोरबंद है, पीपली है। तो पीपली, कांगसियो, इंडोनी, गोरबंद, ये सभी के सभी आपके मरु प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। कांगसियो, इंडोनी, गोरबंद, पीपली। आगे देखिए, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो एक युवती के सौंदर्य का वर्णन मुमल के द्वारा किया जाता है, मुमल गीत के द्वारा। पटेलिया, बिछुओ, लालर और माचर किस क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं? तो पटेलिया, बिछुओ, लालर और माचर जो है दोस्तों ये मेवाड़ क्षेत्र के हो जाएंगे, याद रखना है आपको, मेवाड़ क्षेत्र के हो जाएंगे आपके पटेलिया, बिछुओ, लालर, माचर। तो पटेलिया, बिछुओ, लालर, माचर आपके कहाँ के हो जाएंगे? मेवाड़ क्षेत्र के हो जाएंगे। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं तो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा है? तो ये हमसिडो हो जाएगा। हमसिडो को स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं दोस्तों, ठीक है। और हाथीमना नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पर भीलों के द्वारा किया जाता है। ऐसी बालिका जिसका संबंध तय हो गया है लेकिन विवाह में देरी है, उस बालिका द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? यानी कि अभी उसके विवाह में देरी है लेकिन संबंध तय हो चुका है, यानी सगाई हो चुकी है, तो कौन सा गीत गाया जाता है? मोरिया गीत यहाँ पर गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाएगा दोस्तों? मोरिया गीत यहाँ पर गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, होलार राजस्थानी लोकगीत जो के अवसर पर गाए जाते हैं? तो होलार जो है राजस्थानी लोकगीत है, किस अवसर पर आपके गाए जाते हैं? तो होलार जो है ये शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। होलार किसके अवसर पर गाए जाएंगे? तो जब आपके शिशु का जन्म होता है दोस्तों उस अवसर पर आपके होलार गाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लोकगीत ओलियू गाया जाता है। तो ओलियू जो है दोस्तों ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जब आपकी दोस्तों लड़की की शादी हो जाती है फिर दोस्तों आपका यहाँ पर प्रिय की याद में गाया जाता है दोस्तों ओलियू, प्रिय की याद में गाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ओलियू गीत जो है दोस्तों ये आपके प्रिय की याद में गाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब आपकी लड़की की विदाई हो जाती है, यानी विदाई के समय जब वो लड़की की विदाई होती है उस समय भी गाया जाता है ये आपका ओलियू गीत, ठीक है। तो प्रिय की याद में, तो ये आपको याद रखना है, प्रिय की याद में, ऑप्शन ए। आगे देखिए, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत कब गाया जाता है दोस्तों? तो ये वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। और ये जला गीत काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना है, वर की बारात का डेरा देखने जाते समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत हो जाएगा? आपका जला गीत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के और लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। तो लड़कियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे गडलियो कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? गडलियो कहा जाएगा, जो कि लड़की के द्वारा गाया जाता है, यानी लड़कियों के द्वारा जो गाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका गडलियो कहलाएगा। लेकिन लोहड़ी जो कि लड़कों के द्वारा गाया जाता है उसे लोहड़ी कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं, तो लड़कियों के द्वारा जो गाया जाता है तो गडलियो हो जाएगा, और लड़कों के द्वारा जो गाया जाएगा उसे लोहड़ी कहेंगे। आगे देखिए, पीरों की प्रशंसा में कौन सा गीत गाया जाता है? तो पीरों की प्रशंसा में कौन सा गीत आपका गाया जाता है ये आपको बताना है। तो पीरों की प्रशंसा में आपका जकड़िया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? जकड़िया गीत आपका पीरों की प्रशंसा में गाया जाता है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। तो श्रावण माह के दौरान जो आपका प्रसिद्ध गीत गाए जाते हैं वो बताइए कौन से गीत हो जाएंगे? तो ये तो तीज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पीरों की प्रशंसा वाला याद रखना क्योंकि आपको पता नहीं होगा, जकड़िया याद रखना। अल्लाह जिलाबाई का संबंध किस गायन शैली से है? तो इनका संबंध मांड गायन से हो जाएगा। इनमें से कौन मांड गायन में सिद्ध हस्त नहीं है? तो मांड गायन में कौन सा यहाँ पर आपका सिद्ध हस्त नहीं है? अल्लाह जिलाबाई है, गवरी बाई है, बन्नो बेगम है, गुलाबो नहीं है। गुलाबो दोस्तों आपकी कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो अल्लाह जिलाबाई, गवरी बाई और बन्नो बेगम ये आपकी मांड गायन में हस्त सिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, सिद्ध हस्त है। आगे देखिए,
गुराल युग क्या है? तो गुराल युग आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो गुराल युग क्या हो जाएगा? कालबेलियों का वाद्य यंत्र हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था गुराल युग, पुंगी, यहाँ पे कालबेलियों के वाद्य यंत्र है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना है गुराल युग। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो रमझोल जो है ये किस प्रकार का आपका लोक वाद्य यंत्र हो जाएगा? तो रमझोल आपका घन प्रकार का वाद्य यंत्र है। कैसा है? घन प्रकार का वाद्य यंत्र हो जाएगा रमझोल। आगे देखिए, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्ववाद यंत्र है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूकवाद यंत्र हैं, तो अलगोजा और मोरचंग जो है ये दोनों फूकवाद यंत्र है, ये बात भी आपकी सही है। और भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्ववाद यंत्र है, ये बात भी आपकी सही है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा और चंग ये आपके थापवाद यंत्र है, तो ये बात भी आपकी सही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ढोलक, नगाड़ा और चंग जो है ये आपके ये थपवाद यंत्र है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, थापवाद यंत्र। और फूकवाद यंत्र बाकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, तो ये बात गलत है दोस्तों। ठीक है, ये बात गलत है आपकी, डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीन यहाँ पर आपकी सही है। चौतारा, कमाईचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? तो चौतारा हो गया और कमाईचा हो गया, ये किस प्रकार के लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके तत्ववाद से जुड़े हुए हैं दोस्तों। चौतारा है और एक आपका कमाईचा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं? तत्ववाद से। इसमें कमाईचा काफ़ी बार आपका पूछा जाता है दोस्तों, कमाईचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये तत्ववाद यंत्र है। चौतारा भी आपका तत्ववाद यंत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही है? कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर रबाब जो आपका तत्ववाद दिया गया है ये बिल्कुल सही है। रबाब जो है ये तत्ववाद यंत्र में आता है आपका। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो अलवर भरतपुर के जो जोगी होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार की सारंगी आपकी बजाई जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर जोगिया सारंगी आपकी बजाई जाती है। कौन सी सारंगी बजाई जाती है दोस्तों? जोगिया सारंगी बजाई जाती है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राम नारायण हो गए, इसके अलावा सुल्तान खां हो गए, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से आपका हो जाएगा? तो सुल्तान खां का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, सारंगी से हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जोगिया सारंगी था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपका सारंगी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों? सारंगी से आपका इनका संबंध हो जाएगा, राम नारायण और सुल्तान खां का। आगे देखिए, देवनारायण जी की जो फड़ है दोस्तों, इसके वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस लोकवाद में महारत होने के कारण सागर खां जो थे इनको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो सागर खां जो है ये प्रसिद्ध कलाकार है कमाईचे के दोस्तों, तो कमाईचा आपको ध्यान रखना है। और कमाईचा के लिए इन्हें 2012 में आपका पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है सागर खां को। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो कामड़ जाति के द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। तो कामड़ जाति के द्वारा कौन सा बजाया जाएगा? तंदूरा बजाया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कामड़ जाति के द्वारा तंदूरा आपका बजाया जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, वाद्य यंत्र जाति सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? सारंगी दिया गया है, पुंगी है, कमाईचा है और रावणत्ता है। सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सुमेलित कीजिए। सारंगी आपका दोस्तों कौन बजाते हैं? तो सारंगी लंगा जाति हो गया। ठीक है, पुंगी क्या हो जाएगा? कालबेलिया हो जाएगा। कमाईचा क्या हो जाएगा? आपका मांगणियार हो जाएगा। रावणत्ता भोपे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, सारंगी लंगा जाति हो जाएगा, पुंगी कालबेलिया हो जाएगा, कमाईचा आपका मांगणियार हो गया, रावणत्ता भोपे हो गए। आगे देखिए, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में आ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सवाल पता नहीं है तो आप बहुत पीछे हो दोस्तों, अगर आप इन सवालों का आंसर नहीं कर पा रहे तो। पेपे खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पेपे खा का संबंध सरनाई से हो जाएगा आपका। किससे हो जाएगा? सुरनाई से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पेपे खा का संबंध आपका सुरनाई से हो जाएगा। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये नौबत आपका बजाया जाता है दोस्तों। कौन सा बजाया जाता है? नौबत। मिट्टी के छोटे बर्तन पर खाल मंडकर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मिट्टी का जो छोटा बर्तन होता है उस पर खाल मंडकर जो वाद्य यंत्र बनाया जाता है, ये कौन सा होता है आपका दोस्तों? तो ये कुंडी होता है। कौन सा होता है दोस्तों? कुंडी। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा होता है? कुंडी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मिट्टी के छोटे बर्तन पर खाल मंडकर जो बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र है वो आपका कुंडी कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान का ज्ञात तिथि वाला सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए ज्ञात तिथि वाला सबसे पुराना मंदिर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन। ये ज्ञात तिथि वाला सबसे पुराना मंदिर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भरमर माता का मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? जो कि आपका गुप्तकालीन मंदिर है। कैसा मंदिर है? आपका गुप्तकालीन मंदिर है। एक आपको राजस्थान में चोर चोमा का मंदिर, चार चोमा का मंदिर भी देखने को मिलता है दोस्तों। चार चोमा का मंदिर जो है राजस्थान के अंदर कोटा में,
वो भी आपका गुप्तकालीन है। इसके अलावा भरमर माता का मंदिर भी आपका गुप्तकालीन है। ये कहाँ पर है? आपका छोटी सादड़ी में हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का कौन सा मंदिर आपका यहाँ पर नहीं है? तो अभी मैंने बताया चारचौमा मंदिर जो है ये गुप्तकालीन है आपका दोस्तों। ठीक है, किराड़ू माता का सोमेश्वर मंदिर यानी किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओशिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलो का दधी माता मंदिर, ये सभी के सभी आपके गुज्जर प्रतिहार संबंधित है। चारचौमा का शिव मंदिर आपका गुप्तकालीन है। एक तो चारचौमा है, एक आपका कंसुआ का मंदिर है कोटा में, इसके अलावा एक आपका ये वाला हो गया दोस्तों भरमर माता का मंदिर, ये सब गुप्तकालीन है आपके। ठीक है, हालांकि कंसुआ वाला जो है उसमें मौर्य काल भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन गुप्तकाल भी है। तो सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहू का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका उदयपुर में हो जाएगा सास बहू का मंदिर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोनी जी की नशिया अजमेर सही है, महावीर जी का मंदिर करौली दिया गया है, सही है। केसरियानाथ जी का मंदिर उदयपुर, ये भी सही है। चांदखेड़ी मंदिर जो आपका डूंगरपुर है ये गलत है। चांदखेड़ी का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे? ये झालावाड़ में हो जाएंगे आपके। चांदखेड़ी के जैन मंदिर आपके झालावाड़ में है। ठीक है, विश्व का प्रथम बर्मा मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का प्रथम बर्मा मंदिर आपका कहाँ पर है? अजमेर में हो जाएगा। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में है? तो ये अलवर में हो जाएगा आपका। त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के कहाँ पर है दोस्तों? तो उमराई गांव में है। तो उमराई तलवाड़ा आपको ध्यान रखना है, उमराई भी ध्यान रखना है, इसके साथ तलवाड़ा भी आपको ध्यान रखना है। तो उमराई तलवाड़ा दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाएगा दोस्तों? तो भंड देवरा मंदिर जो है दोस्तों ये आपका 12 वाला, इसे ही आपका दोस्तों मिनी खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? तो राजस्थान का खजुराहो क्रीड़ाऊ मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। तो ये भामाशाह जैन मंदिर बीकानेर के बारे में कहा जाता है। भामाशाह जैन मंदिर बीकानेर के बारे में कहा जाता है। बारडोली के मंदिर समूह में कितने शिव मंदिर है? तो बारडोली का मंदिर समूह जो है दोस्तों ये शिव मंदिर है आपका। तो यहाँ पर कितने आपके शिव मंदिर है ये आपसे पूछा गया है। तो 9 यहाँ पर शिव मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 9 शिव मंदिर यहाँ पर है। बारडोली के मंदिर समूह में कितने शिव मंदिर हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। चित्तौड़ के कुंभश्याम मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो चित्तौड़ का जो आपका कुंभश्याम मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया है दोस्तों? तो ये राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बालाजी के दाढ़ी और मूंछ वाली प्रतिमा का मंदिर कौन सा है? तो बालाजी के दाढ़ी है और मूंछ वाली प्रतिमा है, ये मंदिर आपका कहाँ का हो जाएगा? तो सालासर चूरू का हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और कुंभश्याम मंदिर का जीर्णोद्धार कुंभा ने करवाया है और बालाजी के दाढ़ी और मूंछ वाली प्रतिमा आपकी सालासर में हो जाएगी। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है आपका? तो ये आबानेरी दौसा में हो जाएगा। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है? तो झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों इसे किसके रूप में भी जाना जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। तो झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एक बार ये भी एग्जाम में पूछा गया था 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका झालावाड़ में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। आगे देखिए, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? तो खंभों का अजायब घर किसे कहा जाएगा दोस्तों? तो ये आपके किसे कहा जाएगा? ये आपके जैन मंदिर रणकपुर वाले को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? जैन मंदिर रणकपुर पाली में जो है उसे कहा जाएगा। दिलवाड़ा स्थित लूण वसई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा में आपके 5 मंदिरों का समूह है। लूण वसई है, विमल वसई है, काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो यहाँ पर लूण वसई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लूण वसई मंदिर का निर्माण वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया था। और विमल वसई जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो विमल वसई मंदिर जो है दोस्तों उसका निर्माण विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर वास्तुपाल और तेजपाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लूण वसई मंदिर का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। मंदिर व जिलों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताइए क्या आपका आंसर होगा। तो कामेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो कामेश्वर मंदिर दिया गया है, ये आपका पाली में हो जाएगा दोस्तों कामेश्वर मंदिर। ठीक है, शीतलेश्वर मंदिर हम देख चुके हैं, झालावाड़ में हो जाएगा। पीपला माता का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। नीलकंठ आपका अलवर में हो जाएगा। तो नीलकंठ सबसे ईजी था, यहाँ पर 1-1 यहाँ पर दिया गया है। पीपला माता आपका जोधपुर हो जाएगा, 2 यहाँ पर है। शीतलेश्वर आपका दोस्तों झालावाड़ है और कामेश्वर मंदिर आपको ध्यान रखना है पाली में है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, यानी ये पीपला माता आपको ध्यान रखना है जोधपुर में है, कामेश्वर महादेव मंदिर आपका पाली में है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। वो किले आपके कौन से हैं दोस्तों? तो ये किले कौन से हो जाएंगे आपके दोस्तों? चीकू गाजर आम से हम याद रखते हैं, तो चीकू फिर गाजर और आम से हम याद रखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग का उदाहरण है? तो जलदुर्ग का सबसे बेहतर उदाहरण आपका कौन सा है? गागरोन दुर्ग है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए बेसोरगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों ये भी आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है।
इसके अलावा शेरगढ़ दुर्ग जो है 12 वाला, वो भी आपका दोस्तों किस में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसे कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है वो चित्तौड़गढ़ वाला है, ऑप्शन है सही है। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो जैन विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है, तो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज, बुर्ज पूछा गया है दोस्तों। नवलखा बुर्ज की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, आपका चित्तौड़गढ़ में है। और नवलखा दरवाजे की बात की जाए तो फिर वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, रणथंभौर में हो जाएगा। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था, तो ये कौन सा रहा था दोस्तों, कुंभलगढ़ रहा था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुंभलगढ़ जो है ये संकट काल में मेवाड़ का जो है वो आश्रय स्थल रहा था। किस दुर्ग के लिए कहा गया है, यह दुर्ग बख्तरबंद है, तो बख्तरबंद दुर्ग किसको कहा गया है दोस्तों, तो रणथंभौर का जो सवाई माधोपुर का किला है इसे कहा गया है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो सिवाना दुर्ग आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका बाड़मेर में हो जाएगा। किस किले को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो तारागढ़ के नाम से किस किले को जाना जाएगा दोस्तों, तो बूंदी का जो किला है इसे तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी का किले का निर्माण 1354 में दोस्तों आपका करवाया गया था बर सिंह के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा करवाया गया था, बर सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसे दोस्तों आपके भूत प्रेतों वाला किला भी कहा जाता है, तारागढ़ का किला। आगे देखिए, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं, तो ये नाहरगढ़ में आपके बने हुए हैं दोस्तों। एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में आपके बने हुए हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है, तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा। इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, मयूर ध्वजगढ़ भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में विख्यात है, तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाएगा दोस्तों, तो सबसे उत्तरी उत्तर में आपका कौन सा है, भटनेर हनुमानगढ़। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह किला जिसकी आज़ादी की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद खत्म होने पर वहाँ चांदी के गोले दागे गए थे, तो चांदी के गोले कहाँ पर दागे गए थे, चूरू में दागे गए थे दोस्तों। यहाँ का जब शासक शिव सिंह था शायद, उस समय ये दागे गए थे। किला और उसकी अवस्थिति लोकेशन वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग में यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, कुंभलगढ़ राजसमंद सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, जूनागढ़ बूंदी गलत हो जाएगा, रणथंभौर सवाई माधोपुर सही है, जूनागढ़ आपका बीकानेर में है। किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये तारागढ़ अजमेर वाला जो है इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है, तो गागरोन का किला जो है ये आपका दोस्तों काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पहियों पर चलने वाली जेबाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में स्थित है, तो जेबाण तोप जो है दोस्तों ये सबसे बड़ी तोप है, ये आपके किस किले में स्थित है ये आपको बताना है, तो ये जयगढ़ किले में आपकी स्थित है। ठीक है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, तो जैसलमेर का किला जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्वर्णगिरी से कहा जाता है, और सुवर्णगिरी जो है यानी स्वर्णगिरी तो किसे कहा जाएगा, जैसलमेर को कहा जाएगा, और सुवर्णगिरी किसे कहा जाएगा, वो जालोर के किले को कहा जाता है। आगे देखिए, लोहागढ़ किला अवस्थित है, तो लोहागढ़ आपका भरतपुर में हो जाएगा। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जयपुर में हो जाएगा। आगे देखिए, बाला किला राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, तो बाला किला जो है दोस्तों ये आपका अलवर में है, और यहाँ पर आपको सलीम कुंड भी देखने को मिलता है। ठीक है, तिमनगढ़ दुर्ग आपका कहाँ पर स्थित है, तो तिमनगढ़ दुर्ग आपका करौली में स्थित है। ठीक है, ब्रिटिश राजपूत टॉमस रो और मुगल सम्राट जहांगीर का परिचय किस दुर्ग में हुआ था, तो टॉमस रो जब आया था दोस्तों जहांगीर के काल में, तो इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी आपकी दोस्तों, तो अकबर के किले यानी मैगजीन दुर्ग में इनकी मुलाकात हुई थी। इसे ही मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, और इसे ही अकबर का किला भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर हो जाएगा, आपका अजमेर में हो जाएगा। और टॉमस रो और मुगल सम्राट जहांगीर का परिचय हुआ था यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया ये मैंने आपको जो है वो 350 से ज़्यादा सवाल करवा दिए हैं आर्ट और कल्चर से संबंधित। अब देखो सवाल होने में तो काफ़ी सारे हैं, कितने भी सवाल आप कर सकते हो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो थोड़ा बहुत शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।